ओके, तो चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और हर्षदा, बीरू और मैं तीन अलग अलग सिटीज में, हर्षदा एज यूजुअल मुंबई में, बीरू एज यूजुअल दिल्ली में, और मैं यहाँ पर गुवाहाटी में। तो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। और हम अगले 1.5 घंटे रहेंगे आपके साथ। मार्केट में भी इस समय एक बरमूडा ट्रायंगल वाली स्थिति है। एक तरफ मिड कैप है जो ठीक ठाक कर रहा है, एक तरफ निफ्टी आईटी है जो बहुत ज्यादा परेशान है, और एक तरफ बीच में कहीं निफ्टी है। हर्षदा, वीरू, गुड आफ्टरनून। और देखिए, निफ्टी में जो गिरावट है वो मेनली आईटी के कारण आई है। अदरवाइज बैंक निफ्टी स्टेबल है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टेबल है, एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक है मार्केट में। और ये जो पूरा का पूरा इंपैक्ट है आईटी प्लस रिलायंस, वो पूरा का पूरा थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ग्लोबल तड़का है मेनली। लेकिन अब तक हम होल्ड कर रहे हैं लोज को। तो जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, मेरे लिए अब तक कोई चिंता की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज मंडेज लो जो 23,894 उसको हम होल्ड कर रहे हैं। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली कंसिडरिंग मंडे लो से जितना दूरी बनाए रखे और जितना ऊपर उसके रहे उतना पॉजिटिव रहेगा। कल हम एक थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर के साथ कुछ कन्विक्शन की बात कर रहे थे। आज क्योंकि थोड़ा सा साइडवे हो चुका है मार्केट, क्या वो कन्विक्शन अभी भी बरकरार है? और आज दोपहर के लिए फिर क्या ट्रेड लेकर जाना है, कंसिडरिंग कल वैसे भी एक वीकेंड सेशन आएगा? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, जो कल की स्ट्रैटेजी थी वो एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए थी, और अग्रेसिव ट्रेडर को इस चीज का पता होता है कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हालांकि एक टाइम के लिए मार्केट ने मौका दिया था उस पोजीशन को अनवाइंड करने का, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। ये बाजार टूटने वाला बाजार नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट का एक बड़ा सेक्टर आईटी, उसके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। उसका जो सबसे बड़ा बेलवेदर प्लेयर है इन्फोसिस, वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है डिक्लाइन को, तो उसका एक इंपैक्ट है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि जब तक हम 23,894 बचा रहे हैं मंडे का लो, तब तक ट्रेंड ऊपर का है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप मंथ टू डेट देखेंगे कि मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स कितनी गिरी हैं, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सबसे कम खैर यूएस गिरा होगा, उसके बाद हम गिरे सबसे कम। तो जो मैंने सुबह भी एक लाइन ली थी कि गिरेंगे कम और चलेंगे ज्यादा, मैं उस पर फुल्ली इंटैक्ट हूं। मेरा अभी तक व्यू यही है, एज लॉन्ग एज हम होल्ड कर रहे हैं 23,894, भले 23,800, ये मार्केट आपको फिर सरप्राइज करेगा और शायद अगस्त में वापस आपको ऑल टाइम हाई भी लगा कर देगा। हाँ, लेकिन अगर मंडे का लो टूट गया और ग्लोबल मार्केट में वीकनेस बढ़ी तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड इन दैट केस उसको हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दोनों साइड की ट्रेड्स दे रहा है मार्केट आपको, बाय ऑन रैली भी बाय ऑन डिप्स भी दे रहा है, सेल ऑन रैली भी दे रहा है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करें, कोई पोजीशन घर मत लेकर जाएं। कल एक भले हमने एक व्यू लिया था कि एग्रेसिव ट्रेडर्स घर लेकर जाएं पोजीशन, उस पर स्टॉप लग गया होगा। आप कोई पोजीशन मत लेके जाइए, क्योंकि जब तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं आ जाती, इंट्राडे इज द बेस्ट ट्रेड राइट नाउ। और जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करिए कुछ टाइम के लिए। आईटी और बाकी के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनको दूर छोड़िए। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, मैं अभी तक अपनी इस कन्विक्शन पर इंटैक्ट हूं कि अगर मार्केट ये लोज को बचा लेगा तो वापस मार्केट स्प्रिंग की तरफ भागेगा। जैसे जितना दबता है स्प्रिंग उतनी तेजी से उछलता है, तो वापस भागेगा ये मार्केट उतनी ही तेज, क्योंकि हमारा बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। सिर्फ ये इंपोर्टेड मंदी है, उसकी वजह से खत्म नहीं होने वाला। हाँ, अगर ये रीजन डोमेस्टिक रहा होता तो बात अलग थी। ग्लोबल वीकनेस जब भी आई है मार्केट में, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है। ओके, बट अनुज, जैसा कि दो स्पेस जिनका कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश होता है यूएस मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल्स, अगर शॉर्ट लेने हैं तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक होके इन्हीं दो स्पेस पे नजर रहेगी? बिल्कुल वीरू, आई थिंक इन दो स्टॉक्स ने इन दो सेक्टर्स ने आपको शॉर्ट साइड पर अच्छा पैसा बना कर दिया है। और जब तक ये ग्लोबल वीकनेस है, अगर आप किसी सेक्टर को अब, क्योंकि आप निफ्टी आईटी या निफ्टी मेटल्स को एफएनओ में शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। तो या तो दूर रहें, या फिर अगर आपको ट्रेड लेनी है तो इनमें जो वीक स्टॉक्स हैं उनमें जब भी उछाल फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। आई थिंक आईटी में इन्फोसिस क्लियरली सबसे वीक बन चुका है। मेटल्स में खैर आप देख सकते हैं किस तरीके के ट्रेंड्स बन रहे हैं। फार्मा में मैं कहूंगा कि शॉर्ट से अवॉइड करें, क्योंकि फार्मा में इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी है। हालांकि फार्मा भी काफी एक्सपोज है यूएस मार्केट से, लेकिन हमेशा फार्मा एक ऐसा सेक्टर रहा है जो एक्चुअली रिसेशन प्रूफ रहा है, क्योंकि
कहते हैं ना कि अगर रिसेशन आएगा तो उल्टा दवाइयों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो इसके लिए फार्मा को उसमें ना जोड़ें। लेकिन जो आपने 2 सेक्टर बोले, बिल्कुल मेटल्स और आईटी, उसमें क्लियरली इन ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट है, वहां पर सेल ऑन रैली है। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली एक चीज है वीरू, अगर आप देखें कल का ट्रेंड और आज कल का लास्ट आवर का ट्रेंड और आज का ट्रेंड, वो काफी हार्टनिंग है। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड करने के लिए तैयार है, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है अगले हफ्ते वो वापस 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करे और काफी हद तक आईटी की भरपाई बैंक निफ्टी कर दे, ये पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अनुज ने। और आज देखिए 4th कंसेक्यूटिव सेशन है। निफ्टी बैंक का जो लो है वो एग्जैक्टली 49,800, 810, 820, दैट क्लियरली डिफाइंड ट्रैजेक्टरी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी बात होगी इन मुद्दों पे और, लेकिन मैं कुछ एग्रेसिव, कुछ स्ट्रॉन्ग शॉट्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ जिन पर आपको नजर रखनी है बतौर ट्रेडर। नो आई थिंक पोजिशनल व्यू। टाटा मोटर्स लेके आइएगा एक पुल बैक ट्रेड के लिए, मतलब अगर बाजार थोड़ा सा स्टेबल रहे तो इस पे नज़र रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक 1049 पे सुबह स्ट्रॉन्ग खुला था, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग केस बाजार प्रेजेंट नहीं कर रहा है। बाजार में निफ्टी प्रेशर है, अदरवाइज ये अपनी 20 डे की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जरा प्लीज़ ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। आज सुबह से मैं फर्स्ट टिक से देख रहा हूँ, इसमें अच्छा खासा अगर आप देखें तो पहले प्राइस एप्रिसिएशन था, फिर ओआई घट रहा था। दरअसल पिछले 5 दिनों में इसमें काफ़ी बड़ा डिप था। इसने ऑलमोस्ट अपने 50 डे की जोन को टेस्ट किया, तो पूरे अगस्त की सीरीज एज ऑफ नाउ प्रेशर में रही थी, लेकिन आज इसमें क्लियरली शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। और एक स्टॉक जो कि मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ, जिसमें मूव अच्छे हैं और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी पार कर रहा है, दैट्स HDFC लाइफ। याद रखिएगा अक्टूबर 2021 से लेके 710 लेके 715 ये एक ऐसा सप्लाई पॉइंट है जिसको अमूमन ये पार नहीं कर पाता है। बट इस बार आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल है। ओआई शेड हुआ है 1.25%, प्राइस अप 712 पे, स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टिल स्टेबल। और मैं यहाँ पर बैकफुट पे जिस स्टॉक को लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे क्लियरली अब एक आई थिंक वीकनेस डेवलप हो रही है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए अभी ये प्राइस है आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 11,300 पे, एग्जैक्टली ये है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज शॉर्टिंग हुई है, 1% ओआई बिल्डअप हुआ है, ये 50 डे भी है, प्लस ये अब तक इसकी 27 जून से लेके अब तक चली आ रही रेंज का लो है। तो अगर ये 11,290, 80 वायलेट करता है तो पेन शायद स्टॉक में बढ़े। हर्षदा, कल इंपॉर्टेंट दिन रहेगा सीमेंट कंपनियों के लिए। ग्रासिम के नंबर से पहले आज भी एक्शन बनता हुआ। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर तेजी और मंदी दोनों सौदे बनते दिखाई दिए हैं। आज टेक्नोलॉजी जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे वो ड्रैगर्स है, 3.5% का नुकसान। LTI, माइंट्री, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स दिखा रहे हैं। ग्रासिम कल नंबर से पहले काफी नरमी दिखा रहा है, वैसे भी नंबर्स में कुछ प्रेशर की आशंका है। और एशियन पेंट में भी आज हमने देखा है 2-2.5% तक का नुकसान। इसके अलावा श्री सीमेंट, पिरामिल, डॉक्टर लाल, नैल्को जैसे काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं आज बिकवाली का दबाव या मुनाफा वसूली। इंश्योरेंस कंपनियां इस उम्मीद में कि शायद अब देखिए वो सिफारिशों का दौर बढ़ता हुआ, अब लेट्स सी GST काउंसिल जब मिलेगा लेटर दिस मंथ क्या डिसाइड करते हैं GST रेट्स को लेकर, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां तेजी में। टाटा मोटर्स पर कई सारी ब्रोकरेजेस आई हैं, इनकी जो वो कर्व लॉन्च हुई EV वर्जन में, उसके बाद 2.5% का इजाफा। बैंकों में देखिए एक जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है वो 1.5% के गेन्स HDFC बैंक में, भारतीय एयरटेल में भी लगभग 1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनी। आज MRF, इंडिया मार्ट, ट्रेंड जैसे काउंटर्स और लूपिन में तेजी। ध्यान रखिएगा कल ट्रेंड के नंबर्स आएंगे, कुछ देर में हमारी रिसर्च टीम जब जुड़ेगी बात भी करेंगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस कंपनी के नतीजों से। तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया फंडामेंटल्स के लिए। ICICI मेहता के सिद्धार्थ भामरे, टेक्निकल कॉल्स पर हमारा साथ देंगे प्रकाश काबा, आशीष बहेती, शिल्पा राउत, अमित सेठ, सुदीप शाह और रुचित जैन। 2:15 पर देखिए दोनों एक्सचेंजेस BSE और NSE के नतीजे आ चुके हैं। आज BSE का स्टॉक जो लिस्टेड है आसमान छू रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का क्या संकेत दे रहा है उस पर एक चेक सुमित से लेंगे। 2:20 पर आधार हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे और साथ ही आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी पर बात करने के लिए MD और कंपनी के MD और CEO ऋषि आनंद जुड़ेंगे। 2:30 पर यतन आपको बताएंगे निफ्टी और MSCI में जो रीबैलेंसिंग की तैयारी हो रही है। 2:45 पर सुमित को दोबारा जोड़ेंगे। ग्रासिम, ट्रेंड पर बात होगी।
सीमेंस के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही कंचन भी आएंगी जो बताएंगी आपको कि जुबिलेंट फूड और बर्जर पेंट से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ने वाले हैं और 3 बजे फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी आई विल लुक एट MFSL 1100 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है इसमें अभी एक मोमेंटम है जो यहाँ पे आपको एक क्विक क्लिक 30-40 रुपीज के लिए अपसाइड के लिए आप इसमें प्ले ले सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड कर रहा अराउंड 1106, तो आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1090 का रखिए। यहाँ पे लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1135 से लेके 1150। ओके, तो 1135 1150 के लिए एक मौका मैक्स फाइनेंशियल में आपको दिख रहा है तेजी की पोजीशन। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा जो स्टॉक है इस वक्त वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। 213 पे ट्रेड कर रहा है। 211 का स्टॉप लगा चले ₹2 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 218 के नजर आते हैं। यस, AB कैपिटल। ओ सर, सॉरी प्रकाश सर, ये बैन में है, डेरिवेटिव बैन में आदित्य बिरला कोई बात कैपिटल। नहीं, दूसरा दे देता हूँ। या तो कैश में कन्वर्ट करिए या फिर नहीं, आप दूसरा देता हूँ, दूसरा देता हूँ। स्टॉक जो है वो है HDFC लाइफ। 711 1195 पे 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप को 720 का टारगेट है और स्टॉप होगा बहुत ही टाइट 708 का। तो यस, HDFC लाइफ। ओके, HDFC लाइफ, और प्लीज स्किप कर दीजिएगा वहाँ पे पहला स्टॉक का, वो डेरिवेटिव बैन में है। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अपोलो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। सो आज यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो रीसेंट अपमूव था वहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न 6800 के अराउंड बना है और आवरली चार्ट्स पे ये स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े और इंपॉर्टेंटली आप वॉल्यूम्स देखें तो ग्रेजुअली वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं सेलिंग में। सो वो एक अंडर परफॉर्मेंस का साइन है। तो यहाँ पे 6590 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 6370 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनु जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा ICICI प्रू लाइफ। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। 2 दिनों पहले इसमें हमने एक पुल बैक देखा था 20 डेमा तक और वहां से हम फिर वापस रिबाउंड देख रहे हैं। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव है। 740 के लगभग इसका प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 730 एंड टारगेट ऑफ 760। ओके, तो ये फिलहाल ICICI प्रू में एक ट्रेड बनता हुआ। सुदीप, आप क्या पिक करेंगे इस समय? सॉरी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मुझे लग रहा है कि CDSL में बाइंग करनी चाहिए। डेली और वीकली चार्ट्स पर काफी स्ट्रांग है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरा ये पैक जो है BSE CDSL कैंप्स, पूरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का जो पैक है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और अगर वीकली चार्ट पे भी देखें तो रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। काफी मिड कैप्स में सेलिंग हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, पर ये अपने 20 डेमा के ऊपर आज फिर से निकल गया और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया है। तो 2450 2455 का भाव है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2410 के स्टॉप लॉस से 2530 और 2560 की टारगेट के लिए CDSL बाई कर सकते हैं। ओके, CDSL बाय करिए। अच्छा, चलिए आज सुबह सुबह एक स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था, ट्रेंड, एक बार उसकी बात करते हैं। अब 4% ऊपर है ये स्टॉक। सुबह ये माइनस का क्विक सिंगल था, वहां से 5560 पे हमने कॉल पिक की थी। 5680 का रेट इस समय और इंट्राडे हाई तो 5727 का था यहाँ पर। तो शानदार मूव आए ट्रेंड में। शिल्पा जी, ट्रेंड क्या तैयारी कर रहा है वापस ऑल टाइम हाई हिट करने की? हाँ जी बिल्कुल, ट्रेंड मैं भी यहाँ पे वॉच ही में है, मेरे वॉच लिस्ट में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5720 तक एक अपसाइड आपको क्विकली मिल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 5760 से लेके 5760 से लेके 5800 तक आपको फिर नेक्स्ट स्टॉप मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से टेक्सचर बना है और स्टॉक ने जिस तरह से एक रेस्ट लिया है तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट इज मूविंग पोजिशनली टुवर्ड 6000। ओके, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ ये आपकी स्क्रीन पे। इट्स 5678
और एक दो स्क्रिप्ट्स लेके आते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। देखिए सुबह से पीआई इंडस्ट्रीज़ को देखिए, आज ये भी अच्छा कर रहा है, मतलब इनफैक्ट 4521 पे ये अपने करियर हाई पे है। और जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसमें एक बार प्लीज़ आप लिखे आइए फार्मा स्पेस में इप्का लैब। अब मैं यहाँ पे इप्का लैब को मार्क करना चाहूँगा और एक बार मैं अमित आता हूँ आपके पास। इप्का लैब को आपको याद होगा अमित, सितंबर 2021 का एक स्विंग हाई था, वो परसिस्ट करता है 1380-88 पे। यही स्विंग हाई इसका 10 मई का था, मतलब 2024 का। थर्ड अटैम्प्ट टेक्निकल्स में इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है, डिसाइसिव होता है। इस बार ये उन बाउंड्रीज को फिर टेस्ट करता हुआ, और ये हम अभी भी अगस्त सीरीज के बहुत अर्ली पार्ट्स में हैं। अमित, क्या ये इस सीरीज का स्टॉक हो सकता है एक और जिसमें पैसा अच्छा बने? आपका व्यू? जी वीरेन जी, अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। लगभग 1375 1380 के पास इसका एक स्विंग हाई है। तो डेफिनेटली ओवरऑल इसकी पोजीशन देखते हुए थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है मूविंग एवरेजेस से, लेकिन मुझे लगता है कि दिस स्विंग विल बी टेकआउट। कोई डिप पे बाय करें तो रिस्क सपोर्ट थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। अगर पोजीशन ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस लगा के रखे 1340 का, और आशा करता हूं कि यहाँ पे 1420 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे इप्का लैब्स में। तो इप्का लैब्स में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है, कुछ मोमेंटम ये स्टॉक आपके फेवर में, तेजी के फेवर में इनफैक्ट दिखा रहा है। ऐसा ही एक और ट्रेड एल्केम मेरे रेडार पर आ रहा था, लेकिन कंसिडरिंग इस यूनिवर्स की हमने बातचीत कर ली है, कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जीएमआर एयरपोर्ट रखते हैं, और जीएमआर एयरपोर्ट हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। रुचित, जिन लेवल्स पर ये फिर से आ गया है, बीच में 100 के बियॉन्ड भी गया, 99 के आसपास, क्या दोबारा मौका मिल रहा है इसमें तेजी का? क्या ये ब्रेक कंसिस्टेंटली इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की क्षमता दिखाएगा या नहीं किसी दिन? अगर एक डेढ़ महीने में देखो तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, जहाँ पे 104 102 ये एक रेजिस्टेंस पार किया, लेकिन जो भी डिक्लाइंस आए हैं कंसोलिडेशन में, इस स्टॉक में देखेंगे तो 90 रुपीज के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है। और जब तक ये 90 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लियर इंडिकेशंस है कि डिप्स पे स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। सो आई थिंक क्वाइट पॉसिबल है, अगर मार्केट्स में एक बार थोड़ी स्टेबिलिटी है कि जहाँ पे मिड कैप्स और स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स एक अच्छी तेजी दिखाए, सो आई थिंक न्यू हाइज जीएमआर एंड रिसेंट हाइज को डेफिनेटली सरपास कर सकता है। तो 90 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रख के कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स के लिए बस एक दिक्कत है, बस ये बार बार 100 की ट्रैजेक्टरी में जाता है और उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स होता है। एक दिन मुझे याद अच्छी तरीके से 100 रुपये 50 पैसे के आसपास मानस ने भी कॉल दी थी, कॉल वो अच्छा करके गई थी उस दिन, पर उसके बाद कोलैप्स हुआ। मीनवाइल निफ्टी में एक स्ट्रेच आया है लोअर एजेस से, और अगर आप इंटरडे लो से कंपेयर करें तो हम करीब 100 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। बट आज का स्टॉक ऑफ द डे फिर एक बार स्क्रीन पे लेकर आइए, दैट्स आई थिंक ल्यूपिन। देखिए फार्मा आज सेक्टर ऑफ द डे है। अब 2060 पे ल्यूपिन एक स्ट्रेच और प्रोवाइड करता हुआ, यस, और ल्यूपिन का 2060 का प्राइस का मतलब ये है कि ये अपना जो करियर हाई है 2130 ऑलमोस्ट उन एजेस पे जाता हुआ। आज सुबह मैंने आई थिंक एडिटर्स से एक में बात भी की थी ल्यूपिन को लेकर, अभी आएंगे मुझ पर, एक चेक ले लेते हैं इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से और उसके बाद मुझसे बात करेंगे इस पर। आपका व्यू शिल्पा जी, ल्यूपिन में कोई आपको ऑप्शन ट्रेड नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हम हिस्टोरिकल एजेस पे आ चुके हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह से ल्यूपिन में भी, इनफैक्ट पूरे फार्मा में बहुत अच्छा एक मोमेंटम है, और ल्यूपिन एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पे है। तो यहाँ पे 2100 का कॉल ऑप्शन, आई जस्ट चेक, यस 2100 का कॉल ऑप्शन अगर आप ल्यूपिन में देखें तो ये मुझे लगता है कि रीजनेबल स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे आप इसमें बैट ले सकते हैं। 36 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 48 से लेके 60 तक। ल्यूपिन अनुज इस वक्त स्क्रीन पे अब वो जा रहा है 2130 2100 का मार्क क्रॉस करने का। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड तो पिक कर लिया, बट लग रहा है कि अब ये वो पूरा दमखम जुटा चुका है, और वो फोर्स जो रिक्वायर्ड थे अनुज 2130 को पार करने के लिए, है ना? वीरू, एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत कम होता है कि एफएनओ स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स एक साल में ट्रिपल होते हैं। ल्यूपिन उस कैटेगरी में रहा है। फ्रैंकली बोलूं, हैंड ऑन हार्ट, जब मैंने पहली बार स्टॉक की बात की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा। ऑल टाइम हाई मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मुझे लगा था कि 2.5-3 साल लगेंगे इसको, लेकिन खैर जब मोमेंटम आता है तो इसी तरीके से आता है। और जो मैं सुबह भी बात कर रहा था, वो जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि इसकी एफआईआई होल्डिंग, क्या इसकी एफआईआई होल्डिंग थी जो 32% मार्च 2017 की
गिरकर हो गई थी 13% मार्च 2023, और वही पीरियड था जिसमें DIIs ने 9% से बढ़ाकर अपना स्टेक कर लिया था 28% के करीब। अच्छा, ये एक और चीज है, हाशिदा और मैं कल बात भी कर रहे थे इस बारे में, और आई थिंक आप भी थे। जो बात मैं अब लुपिन से थोड़ा अलग हटकर जोड़ रहा हूं इसको पूरी मार्केट को लेकर, एक चीज जो हमने डिस्कस की थी कि FIIs रोज बेच रहे हैं 5-5, 6-6 हजार करोड़, किसी दिन 10,000 करोड़, और रोज हम खरीद रहे हैं। तो जैसे ना बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। अब ये क्या, ये जो लुपिन में हुआ, यही रिफ्लेक्शन है। इवेंचुअली बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें एक समय पे पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स FIIs की थी, DIIs नेग्लिजिबल थे, और अब उल्टा हो रहा है। अब वही स्टॉक्स में FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है और DIIs की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इन सम वे दो चीजें हुई उससे, एक तो DIIs ने माल खरीद लिया 600, 700, 800, 900 रुपए पे, और दूसरा हमने अपनी होल्डिंग वापस ले ली, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग वापस ले ली FIIs से अपनी तरफ। तो इन अ सेंस ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये हो रही है चीजें कि ब्लू चिप फर्म्स में वापस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है, और इवेंचुअली FIIs को भी आना तो पड़ेगा वापस ये स्टॉक लेने के लिए, और अब DIIs तो देंगे नहीं, तो कहां से लेंगे वो स्टॉक? फिर वो रिटेल से लेंगे, HNI से लेंगे। तो इसलिए ये स्टॉक्स जो होते हैं ना, एक बार टर्न अराउंड होते हैं, इसके लिए फिर वापस नहीं गिरते, क्योंकि उसके बाद उनको लेने के लिए एक तरीके की लाइन लग जाती है। ट्रेड यहाँ पर क्लियरली लुपिन बना भी है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ा है जिस तरह की तेजी यहाँ पर इसने रीसेंट पास्ट में दिखाई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट हम बात कर ही रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी बढ़ रही है, FIIs बेच रहे हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारे ट्रेड्स होते हैं वो एक्सचेंजेस हैं, और एक्सचेंजेस के नंबर्स भी आ रहे हैं। BSE का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो आउट परफॉर्म कर रहा है, नतीजे आ चुके हैं। इसके सामने इसका सीधा कॉम्पिटिटर जो जिसकी लिस्टिंग की तैयारी अभी भी है या फिर इंतजार है, वो है NSE। इसने भी हाल ही में अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं। तो दोनों को अगर आप सामने रखते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सचेंजेस के बिजनेस में क्या चल रहा है, सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। सुमित, तो बढ़िया नंबर है पहले तो BSE के, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट आप स्टॉक में देख रहे हैं, और इसीलिए शायद स्टॉक इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। तो अर्निंग्स दोनों के सामने आएंगे आपके, NSE और BSE के लास्ट क्वार्टर के और इस क्वार्टर के। ये नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वार्टर में करीब 5,080 करोड़ रुपए के, माफ़ कीजिएगा, जो इस क्वार्टर के अंदर 4,950 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है NSE का, जो कि 5,080 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, यानी Q-on-Q बेसिस पर। लाइकवाइज BSE ने यहाँ पर एक ग्रोथ गार्नर की है, करीब 671 करोड़ रुपए का एक नंबर आया, जो कि 545 करोड़ रुपए के सामने है। साइज का डिफरेंस है ऑब्वियसली, लेकिन जो ग्रोथ वाइज BSE का नंबर कहीं ज़्यादा बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। NSE केस में ये दूसरा नंबर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का है, करीब 2566 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि 2488 करोड़ रुपए से बढ़कर आया Q-on-Q बेसिस पर। साइमल्टेनियसली BSE का प्रॉफिट रफली 2.5 गुना बढ़ा है, 100 करोड़ रुपए के सामने सीधे 265 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। EPS का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 51 से 52 रुपए के आसपास की EPS इस क्वार्टर में आई है, जो कि रफली 50 रुपए के आसपास की EPS थी लास्ट क्वार्टर में। BSE ने ऑन द क्वांट्ररी 8 रुपए की EPS के सामने 19 रुपए के आसपास की EPS इस क्वार्टर में दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर जो कि आप कंपेरेटिवली देख रहे हैं BSE की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब कुछ की हाईलाइट्स, पहले NSE की तरफ से, जहाँ पे ऑपरेशनल आय करीब 115 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है इस क्वार्टर के अंदर। वहीं अगर BSE की बात करें तो आय में करीब 24% का उछाल रहा है Q-on-Q बेसिस पे, जिसमें ट्रेजरी इनकम रफली 8% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई पड़ी, और इन्होंने इनकम मतलब जो एक्सपेंसेस थे उसको भी थोड़ा सा ईज ऑफ किया, जिसके बावजूद भी नंबर्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली मार्जिन साइड पे पॉइज्ड अप होते हुए दिखाई पड़े। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी स्ट्रांगली इस क्वार्टर के अंदर पोजीशन रहा है। तो BSE के नंबर्स अच्छे आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है NSE के सामने, लेकिन ऑब्वियसली होता है NSE का एक बड़ा बेस भी है, तो उस बड़े बेस के सामने स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स NSE की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। हमारे सामने वो स्टॉक BSE का है, 18% तक के गेन्स इस साल में देखने को मिले हैं। आज ऑफ कोर्स उस नंबर्स पर अच्छी तेजी बनी है, और अनुज, द ब्यूटी यही है कि सिर्फ ये दोनों काउंटर्स, ऑफ कोर्स NSE इज नॉट लिस्टेड, लेकिन सिर्फ BSE नहीं, हम परसों कैंप्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और वो डेटा हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप आज केफिन का स्टॉक देखिए, CDSL देखिए, इन सब में एक बहुत तगड़ी तेजी बनी है, जैसे जैसे यूनिवर्स ज्यादा रिटेल निवेशकों को अपने साथ जोड़ता दिख रहा है।
बिल्कुल हर्षदा, और मैं एक चीज बताऊं, खैर कुछ देर में मैं इस बारे में बात भी करूंगा, लेकिन आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, रिटेल इक्विटी कल्ट सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है। और ये अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और ये बहुत बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगर वीकली ऑप्शंस पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, अगर कुछ हो गया तो इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगा। देखिए, हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी मतलब हमारा देश ऐसा है, वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। लोगों को ट्रेडिंग करनी है वो करेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियरली एक स्पेस है जहां पर बहुत शानदार गेन्स बने हैं पिछले 2 साल में। आई थिंक पूरा मार्केट इंटरमीडिएट उठा के देख लीजिए आप, एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक उठा के देख लीजिए, बाकी 2-3 और ब्रोकरेजेस हैं उनके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, डिपॉजिटरीज के स्टॉक्स, जैसा आपने बोला, सब में मतलब मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक उठा के देखिए, कोई एमके का स्टॉक उठा के देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स में एक वन वे तेजी रही है। कैम्स, इवन बाकी के जो स्टॉक्स हैं, तो क्लियरली ये एक जिसे कहते हैं ना, एक नया सेक्टर, एक इमर्जिंग सेक्टर की तरह बन रहा है। और आई थिंक और 3-4 साल में ये एक बड़ा सेक्टर बन चुका होगा। और ऑब्वियसली खैर एनएससी लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए एनएससी के अच्छे नंबर्स और बीएससी के अच्छे नंबर्स दोनों का एक फायदा बीएससी को मिल जाता है, क्योंकि जो एनएससी लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते, अनलिस्टेड है और हाई टिकट है। सिर्फ अनलिस्टेड नहीं है, हाई टिकट भी है। बीएससी आप कितना भी खरीद सकते हैं मार्केट से, इसके लिए बीएससी में इस तरीके की तेजी आ जाती है। लेकिन हाँ, ये तेजी जो है ना, ये तेजी 1 क्वार्टर वंडर नहीं है, ये तेजी जो है ये स्ट्रक्चरल है इस मार्केट में, क्योंकि जो रिटेल कल्ट है वो स्ट्रक्चरल है इस देश में। अच्छा, अनुज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, रिटेल कल्ट। जहाँ अनुज मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ पे इसकी एक फीलिंग और मिल रही होगी। लेकिन मैं आई थिंक जब गुवाहाटी का अनुज जिक्र होता है ना, तो मुझे वो बचपन की ज्योग्राफी के पीरियड्स याद आते हैं। 2 चीज़ें अच्छी तरह याद आती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर। हाँ, पहले तो कल लैंड काफ़ी रात को होगा अनुज, अब मौसम कैसा है? अभी ब्रह्मपुत्र नदी का आपने नज़ारा देखा क्या? कैसा लग रहा है वहाँ का मौसम? वीरू, अभी तो खैर मैं सुबह से यहीं पर हूँ, मैं सुबह से होटल में ही हूँ। आज का जो इवेंट है वो होटल में ही है। उसके बाद कल मैं ट्रैवल करूंगा, कल मैं जा रहा हूँ, तो कल मैं वो सब नज़ारे देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने आपको एक और पिक्चर भेजी है होटल से, अगर वो रेडी हो तो थोड़ी सी लाइट के साथ, मतलब थोड़ी लाइट बेटर हो गई थी। यहाँ पर आकर ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके की जगहों पर आप रहें, और हर कोई अगर ऐसी जगहों पर रहे, तो एक सेक्टर जो बिल्कुल नहीं चलेगा वो होगा फार्मा, क्योंकि उसके बाद किसी को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और मैं सच बताऊं तो यहाँ पर आकर ना इतनी मतलब फ्रेश एयर में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है ऐसी फ्रेश एयर के लिए। तो स्काई देखिए कितनी क्लीन है, मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद ब्लू स्काई देखा है, मैं भूल गया था कि ब्लू स्काई कैसा होता है। तो बिल्कुल जितना आप नेचर के करीब जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी काफी इक्विटी कल्ट है वीरू, और मतलब मैं रात को 12:30-1 बजे करीब लैंड किया एयरपोर्ट पर, तब भी वहां पर मतलब लोग मौजूद थे मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए। और जब यहाँ पर मैं होटल में आया वहां पर भी, तो एक क्लियरली यहाँ पर बहुत मतलब अच्छा लगता है देख के कि हर जगह पर ये इक्विटी कल्चर जो है वो इंडिया में फैल रही है। मतलब ये सीमावर्ती राज्यों में भी आपको लग रहा है कि मतलब लोग, हाँ, वो जो दिल्ली में दृश्य देखने को मिलते हैं, लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं। मेरे को तो आते जाते कई मॉल्स में जिन लोगों से अगर आप देखें मुझे अपेक्षा नहीं होती, वो भी इक्विटी मार्केट्स को ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। वही चीज़ वहाँ नज़र आई, और जो जिस कॉन्क्लेव में या फिर जिस सेमिनार में आप वहाँ पे हैं, वहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है? बिल्कुल, देखिए वो सेमिनार में लोग आने अभी शुरू हुए हैं। वो ये हमारा शो खत्म होने के तुरंत बाद स्टार्ट होगा, वो 3:30-4 बजे। तो उसका फीडबैक मैं आपको कल के शो में दूंगा, सुबह के शो में वीरू। लेकिन अभी तक तो जो मैंने देखा है मुझे खैर काफी अच्छा लगा यहाँ पर। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है उसका फीडबैक मैं आपको कल सुबह दूंगा। जी, तो हर्षदा ये दृश्य देख रही हैं आप? मुझे भी यहाँ बैठे बैठे अगर आप देखें अच्छा महसूस हो रहा है ना? एक्चुअली वीरू, ये अनुज, मैं आपको एक चीज़ वार्न करना चाह रही हूँ, और आप लोकल से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक कहानी है कि अगर आप ब्रह्मपुत्र एक बार क्रॉस करें तो वो काफ़ी नहीं होता, आपको 7 दफ़ा क्रॉस करनी होती है ताकि आप एक वापस अपने घर जाएं।
एक बार नहीं होगा, एक बार से आप फंस जाएंगे। और मैं रही हूँ और हमारे साथ ये हुआ है। पहली दफा मेरे फादर ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे, तो हम छुट्टियों के लिए गए थे और एक दफा ब्रह्मपुत्र क्रॉस की, ट्रेन कैंसिल हो गई। दूसरी दफा ट्राई किया, ट्रेन डिरेल हो गई थी। तीसरी दफा ट्राई किया, ट्रेन ये फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो इवेंचुअली हमें गाड़ी में बिठाया गया और बोला कि आप ये 7 दफा कर लो, उसके बाद यहाँ से आप रवाना हो पाओगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अनुज, बट इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक, आई प्रॉमिस यू। नॉर्थ ईस्ट का मजा कुछ और ही है। कोई बिल्कुल कोई नहीं, एक्स्ट्रा 7 बार आने को मौका मिल जाएगा, 7 बार आ जाएंगे। Actually, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, अरे सिद्धार्थ भामरे भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनको भी जोड़ लेते हैं शो में। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ, इससे पहले कि हम आपसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछे, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर, जो आप रेकमेंड कर रहे हो? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पेंट सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। तो भले ही वो बर्जर पेंट्स हो, एशियन पेंट्स हो, इमीडिएटली प्रॉब्ली अपसाइड नहीं हो, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट काफी है। और यही सेगमेंट में और एक स्टॉक है कंसाइन एरोनॉटिक, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी है, लेकिन मोर देन दैट द ग्रोथ राइट नाउ जो आ रही है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ऑटो स्पेस में, और ऑटो हम देख ही रहे हैं जिस तरह के मंथली नंबर है, जिस तरह के कंपनी के नतीजे आ रहे हैं सेल्स है जिस तरह। तो काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे भी। टारगेट्स अभी तक हमने डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन दीज आर द स्टॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है तो इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे आपसे एक दो स्टॉक्स पर राय लेनी थी, और मैं शुरुआत करूंगा कैपिटल गुड्स और डेटा सेंटर टाइप के जो स्टॉक्स हैं, कमेंस, एबीबी, ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में या आपके लिस्ट में, और इन पर क्या व्यू आपका? जो नाम आपने लिए वो नहीं है हमारे लिस्ट में, लेकिन मैं एक बॉलपार्क आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कैपिटल गुड्स स्पेस की अनुज। और ये लास्ट टाइम भी आपके शो में मैंने कहा था कि ये एक ऐसी स्पेस थी जहां कोई हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन जिस तरह से ये गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए और जिस तरह के डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और कैपेक्स एक्सपेंशन की जो बातें हुई, उसके चलते हुए ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है इन सभी स्टॉक्स में। सो अगर आप देखो अनुज, जिस तरह का इसका प्राइस मल्टीपल या अगर आपको उसको बुक वैल्यू में भी देखना है, अगर वो जो एक्सपेंशन हुआ है उस तरह से अर्निंग्स बढ़ी नहीं है, तो ये एक स्पेस है जहां पे मैं और मेरा एनालिस्ट काफी मुशक्कत करते हैं कि कोई एक ऐसा स्टॉक दिखे हमें जहां पे हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिले, तो वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बेच के चले जाइए, लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो जहां आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अगर देखने हैं, जहां आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, तो ये वो स्पेस नहीं है। अगर आप बने हैं ये स्टॉक्स में काफी पहले से, तो मे बी दिस लिक्विडिटी सिनेरियो जो मार्केट को एक रैशनल लेवल के कहीं ऊपर लेके जा रहा है, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो ये स्पेस में स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए कहूँ। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आता हुआ। आगे और डिटेल में सिद्धार्थ से कुछ और स्टॉक्स की बात भी करेंगे, लेकिन इस बीच आधार हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिएगा ब्याज से आय और मुनाफा सालाना आधार पर सुधरा जरूर है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई दी। इस बीच आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ जो स्टेटमेंट आई हैं गवर्नर साहब से, उस पर भी हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद हैं, तो बात कर लेंगे। ऋषि जी, स्वागत है आपका। आज आरबीआई की तरफ से एक जो कमेंट आया उस पर मैं पहले आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि देखिए होम लोन बहुत ब्रिस्कली भारत में बढ़ रहा है और एक अच्छा साइन है बैंकों के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, लेकिन उसके सामने जो टॉप अप लोन्स दिए जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे इंस्टेंसेस सामने उभर कर आए हैं जहां पर सभी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एसबीआई के चेयरमैन से भी बात कर रही थी, एमडी से भी बात कर रही थी, और उन्होंने मेंशन किया कि कुछ केसेस में ऐसे हो रहा है एंड इस स्टेटमेंट को एक बहुत सीरियस वार्निंग की तरह इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना चाहिए।
क्या वाकई में आपको लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोन ग्रोथ हासिल करने के लिए वो टॉप अप लोन्स दिए जा रहे हैं, और क्या ये एक स्टॉन्च रेगुलेशन के तौर पर आरबीआई हिंट कर रहा है कि आगे अगर इस पर शिकंजा नहीं लगे तो आएगा, क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं? ऋषि, आई थिंक आप म्यूट पर हैं। आप माफी चाहूंगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हर्षदा। जिस पॉइंट को आप रेफर कर रहे हैं टॉप अप लोन को, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, आई थिंक गवर्नर साहब का रेफरेंस मोर टुवर्ड्स एनबीएफसी सेक्टर था, बट जितने भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हैं वो अपने एक वर्ड होता है लोन टू वैल्यू, उस पर रेगुलेटेड होते हैं। अगर एक सर्टेन लोन टू वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है रेगुलेटर से, तो चाहे वो बेसिक होम लोन हो या उस पर टॉपअप दिया जाए, ये रेगुलेटेड होता है एलटीवी, और उसको ब्रीच नहीं करते हैं और ना ही करा जा सकता है। तो एक तो पॉइंट वो हो गया। और जब हम हमारे जैसी कंपनी की बात करते हैं जो कि लो इनकम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ कंज्यूमर वो है जो लोएस्ट स्टेटा ऑफ द सोसाइटी का है, तो उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने एक होम लोन लिया है, क्योंकि वो एक ही बार अपने लाइफ टाइम में घर बनाता है। तो टॉपअप की रिक्वायरमेंट हमारे सेगमेंट में कतई नहीं आती है। मतलब अगर आपको मैं इंडिकेटिवली एक नंबर बता पाऊं, तो हमारी करीब अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ की बुक है, और इस 22,000 करोड़ की बुक में 600 करोड़ का 14 साल में टॉपअप के लोन्स हैं। तो 3% के आसपास हमारे टॉपअप लोन है जो कि एलटीवी पे रेगुलेटेड है, मतलब जो लोन टू वैल्यू है जो प्रेस्क्राइब्ड है बाय रेगुलेटर, उसके नॉर्म्स के विद इन है। ओके, दैट्स गुड टू हियर। नाउ कमिंग टू आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, इस समय लोन ग्रोथ के लिए क्या विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ Q1 FY25 के लिए? हर्षदा, जैसे हम देख रहे हैं अभी ग्रोथ में बहुत मोमेंटम है, डिमांड में बहुत मोमेंटम है। अगर आप हमारे करंट क्वार्टर की, जिस क्वार्टर के लिए हम आपसे मिल रहे हैं, इसकी बात करें तो हमारा AUM अप्रोक्सीमेटली 21 से 22% ग्रो किया है। हमारा प्रॉफिट 37% ग्रो किया है। हमारे हम डिस्ट्रीब्यूशन में 21वें स्टेट पे चले गए हैं। अब हम सारे स्टेट्स में कंट्री में अवेलेबल हैं। 535 ब्रांचेस हैं। तो डिमांड साइड में हमें कोई इशू नहीं लग रहा है। और जो हम इंडिकेटिवली बोलते आए हैं कि हमारा AUM करीब 23 से 24% पे ग्रो करेगा, और हमारा इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट 18 से 20% पे ग्रो करेगा, हम उस पर अभी तत्पर हैं, और हमें मोमेंटम बहुत अच्छा दिख रहा है इस वक्त। ओके ऋषि जी, सेकेंड हाफ के लिए आपका व्यू क्या है? जैसे कि आप कह रहे हैं मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, ओनली नॉट एग्जैक्टली आई थिंक डिसबर्समेंट साइड, आप एग्जैक्टली लिक्विडिटी के परिस्थिति के मद्देनजर कैसे है इस वक्त हालात, और जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ फंड है उसको देखते हुए आपकी जो सेकेंड हाफ में सर मोर और लेस जो आपको NIMs की ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है वो क्या हो सकती है? कॉस्ट ऑफ फंड को मद्देनजर रखते हुए हमारे करंट, अगर आप जो जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें निम हमने 8.9% का आया है। अगर हम इसको YOY कंपेयर करें तो 8.6 हमारा Q1 FY24 में था। और गिवन द कॉस्ट ऑफ फंड में 20 से 25 पैसे का जो इजाफा आया है, उसको देखकर भी मेरे को लगता है कि अपवर्ड ऑफ 8.5% सस्टेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हमें वही ट्रैजेक्टरी वही दिख रही है। ये तो अभी कोई फंड रेस का योजना है सर आपके लिए, मतलब या फिर आपको लगता मैं जो प्रोजेक्शन आपने NIMs का दिया है वो किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, और आपको क्या लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो स्लाइटली हाई होगी अगले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि अभी भी रेट कट के चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे निकट भविष्य में? हमारा अपना पर्सनल व्यू है आधार हाउसिंग फाइनेंस का कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि और रेट बढ़ेंगे। आई थिंक रेट ऑलरेडी पीक पे हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड में ज़्यादा इजाफा आने का उम्मीद हमें नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम अपना कंसिस्टेंट स्प्रेड मेंटेन कर पाएंगे। इनफैक्ट द वे हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स में थोड़ा सा कॉफ में बेनिफिट मिलना चाहिए। और जहाँ तक आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात है, हमने अपना जो लाइबिलिटी साइड है उसको बहुत डाइवर्स रखा हुआ है। हमारे बैंकिंग हमारा जो कि एक स्टेज पे एक टाइम पे 60% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन होता था, वो हमने गिरा के 50% से नीचे कर दिया है। रेगुलेटर जो कि हमको रीफाइनेंस देता है वो करीब 25% पहुंच गया है, और अप्रोक्सीमेटली 23 से 24% हमारा NCD का बोरिंग है। और हम इस ट्रैजेक्टरी को और इस डाइवर्सिफिकेशन को कंटिन्यू रखना चाहेंगे।
ओके ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नंबर्स को लेकर अगले कुछ क्वार्टर्स को लेकर आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक बार जरा स्टॉक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे आधार हाउसिंग का। यहाँ पर जरा इसको थोड़ा सा टेक्निकली भी एक बार रीड कर लेते हैं और एक टिप्पणी ले लेते हैं। अमित जी, इस पे आपकी रीडिंग आधार पर और व्यू आपका। स्टॉक डेटा कम है, 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसका सपोर्ट लगभग 405 के आसपास आता है। 20 डेमा लगभग 432 के ऊपर है। अगर 432 के ऊपर वॉल्यूम से निकले तब यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 405। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। 240 हो चुका है। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी के पास जाएंगे, उसके बाद आशीष बहेती हमारे साथ हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सुदीप शाह से चार्ट का चमत्कार लेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे हैं हमारे साथ। शिल्पा जी, क्या ट्रेड पिक किया आपने सस्ता ऑप्शन में? अनुज जी, यहाँ पे मैं पेट्रोनेट के साथ जाना चाहूंगी। पेट्रोनेट 360 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और स्टॉक अराउंड 361-62 ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पे 370 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 6 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपए का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 10.5 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 13 का भी नेक्स्ट टारगेट है। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस समय साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, एबीबी पे खरीदारी की सलाह रहेगी कि चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कल के 5.5% के मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने मिल रहा है स्टॉक में, और स्टॉक जो एक फॉलिंग चैनल है उसका एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 7,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 8,200 के पहले टारगेट और 8,300 के सेकंड टारगेट के लिए एबीबी में खरीदारी की सलाह है। ओके, ये रही बात एबीबी की। मीन भाई जरा एक बार आप लेके आइए HDFC बैंक। आज अभी जब अनुज और मैं इंडेक्स पे बात कर रहे थे और बात जब कर रहे थे कि निफ्टी बैंक आज स्लाइटली पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक आज आई थिंक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है। उसके पीछे अगर एक कारण है तो वो है 1644 पे ट्रेड करता हुआ HDFC बैंक का। शिल्पा जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त HDFC बैंक पे, और ये जो डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है, जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस निफ्टी बैंक में है आज वर्सेस निफ्टी इन कंपैरिजन, उसका पूरा श्रेय इसको जाता है। आपका टेक इस वक्त HDFC पर? वीरेंद्र जी, हमने टाइम एंड अगेन हमेशा देखा है कि HDFC बैंक 1600 के नीचे बिल्कुल नहीं जाता है, और जैसे ही 1610 की तरफ जाता है तो एक यहाँ पे एक पुल बैक आता है जहाँ पे इट मूव टुवर्ड 1640 टू 1660। ये जो जोन है 1645 1660, ये जो 10-15 रुपए का इसका एक रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन इट विल गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट, जहां पे आप टुवर्ड 1720 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग इसमें देखेंगे, जितना भी फॉल आया है मार्केट में, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग ऑन टू द क्रूशियल सपोर्ट्स ऑफ 49,800, और ये जो बेस बन रहा है एंड कंसोलिडेटिंग, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड मूव अप ना, और इसमें HDFC will definitely participate the most, और इसके ऊपर 1660 के ऊपर इसका ब्रेकआउट मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा। तो किसी को अगर फ्रेश लेना है तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर अभी भी लेना है तो आप ऑन डिक्लाइन तो 1620 पे भी मिला, आप इसमें बाय कर लीजिए। 1600 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम 1660 से लेकर 1720 के बीच में आपको ये स्टॉक ट्रेड करता मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये HDFC एकदम से मेरी स्क्रीन पे अगर आप आया और इसमें वाइलेशंस अच्छे थे, तो मैं एक 4 का चौका का क्रम उससे गलती से अगर आप देखें तो यहाँ पे टूट गया। सुदीप जी के पास चलते हैं आज का 4 का चमत्कार पिक करने के लिए। सुदीप जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस स्पेस में जैसे हमने काफी अभी डिस्कशन किया था HDFC लाइफ, और उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि इसमें से दूसरा स्टॉक है जो एक फ्रेश ब्रेकआउट पे है और जहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वो है ICICI प्रू। तो ICICI प्रू में भी अभी देखिए 742 743 के आसपास चल रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार एक अप ट्रेंड में वापस आया, और वीकली चार्ट पे भी ये अप ट्रेंड में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये स्टॉक 755 760 की तरफ जा रहा है। 735 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। ओके, और आप चलते हैं सिद्धार्थ भामरे के पास मिड कैप फंडा के लिए। सिद्धार्थ, क्या पिक किया आपने? अनुज, एक डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में एक स्टॉक है डेटा पैटर्न्स, तकरीबन 16-17 हजार करोड़ का
मिड कैप है। हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है कंपनी का, हमारे कवरेज में 16 to 17% रेवेन्यू मार्जिन में काफी अच्छा इजाफा हुआ है। रिसेंटली स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि सम ऑफ दी ऑर्डर्स जो फ्लो होते हैं उसमें थोड़ा डिले हुआ है उनके क्लाइंट्स के यहाँ पे, जैसे पीरियस ऑर्डर डिले हुआ तो HL एक बड़ा क्लाइंट है, तो उसकी वजह से स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशन सस्ता है, और रिस्क भी ये है कि अभी भी अराउंड 45 to 50% ऑफ इसका जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। बट लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस स्पेस, और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है निवेशकों को। डेटा पैटर्न सजेस्ट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डेटा पैटर्न्स। चले, सारे ट्रेड्स में आपके लिए दोहरा रही हूँ। पेट्रोनेट LNG के साथ हमने शुरुआत की थी, शिल्पा ने 370 का कॉल सजेस्ट किया, 10 रुपये 50 पैसे और आगे 13 तक के टारगेट्स हैं इसमें, 4 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर आया ABB पर एक बाय कॉल जो आशीष बहेती ने दिया है, 8200 पहले, फिर 8300 की तरफ भी बढ़ेगा काउंटर, 7900 का स्टॉप लॉस। ICICI प्रू पिक है सुदीप की 755 और 760 के टारगेट्स के लिए, और सिद्धार्थ भामरे कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न्स पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, वहाँ पर भी एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट। चलिए एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि देश में अब कैंसर और रेयर डिजीजेस की दवाइयों की उपलब्धता बढ़ने वाली है, क्योंकि US, जापान और UK जैसे मंजूर दवाओं को देश में क्लिनिकल ट्रायल से छूट दी जा सकती है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, बताइए क्या सुनने में आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर कैंसर या फिर रेयर डिजीज की दवा बनाने वाली घरेलू कंपनियों के लिए ये बड़ी खबर है। उनको सरकार की तरफ से राहत मिली गई है। राहत इस तरह से मिली है कि अगर अब इन कंपनियों की कोई भी दवा या फिर वैक्सीन US, FDA, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में रेगुलेटरी अप्रूवल ले चुकी है, तो अब दोबारा भारत में उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा। लंबे वक्त से फार्मा कंपनियां सरकार के सामने ये मांग रख रही थी और आखिरकार ये बड़ी राहत अब सरकार की तरफ से इन फार्मा कंपनियों को दी गई है। खास तौर पर अगर मैं नाम लेना चाहूं तो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि सिप्ला और टोरेंट फार्मा ने कई बार सरकार के सामने अपनी इस मांग को रखा है कि अगर उनकी दवा को ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के देशों में अप्रूवल मिल गया है, US FDA का अप्रूवल मिल गया है, तो दोबारा भारत में उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से ना गुजरना पड़े। मैं आपको बता दूं कि इस फैसले से 2 से 3 बड़े फायदे फार्मा कंपनियों को हो सकते हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों को हो सकते हैं। वो इस तरह से कि अभी अगर पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो देश में क्लिनिकल ट्रायल के लिए ही ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल का वक्त लगता है, और जब रेयर डिजीज के लिए कोई ड्रग बनाने की बात होती है तो उस पर 20 साल तक लग जाते हैं। तो अब ये समय बचेगा, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी कॉस्ट है वो भी कम होगी, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कैंसर और रेयर डिजीजेस की जो दवाएं हैं जो ऑलरेडी विदेशों में अप्रूव्ड हो चुकी हैं, उनकी उपलब्धता देश में भी जल्दी हो पाएगी। इस अपडेट के लिए इनफैक्ट ये पूरा यूनिवर्स है जो बेनिफिट करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, टोरेंट और सिप्ला का तो नाम दीपाली खुद भी ले रही हैं। चार्ट्स पर इस समय आपको क्या कुछ पसंद आ रहा है? आप देखिए सुबह से ये डिफेंसिव कंपनियों में कुछ फ्लेवर देखने को मिला है। आशीष जी हर्षिता मैम, सिप्ला का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से अभी वो रिसेंट हाइज के बियॉन्ड जाने का अटेम्प्ट ले रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है। 1625 तक के जोन दिखाने का, तो अंदर 50 रुपीज का मूवमेंट यहाँ से इजीली देखा जा सकता है। खरीदारी की सलाह रहेगी सिप्ला में स्पेसिफिकली, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना और 1540 का एक एसएल मेंटेन करे। सिप्ला आपकी स्क्रीन पे 1573 पर मूव इसमें स्ट्रॉन्ग था सुबह सुबह, हालांकि उसका थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, लेकिन मूव अच्छा भी है 1573 पे। ये सुबह राजेश सतपति जी की कॉल थी। मीनवाइल बैंकों पे आते हैं और बैंकों पे बात करते हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले मैं जब आई थिंक वो 4 का चौका का क्रम तोड़ के एकदम से HDFC पे आ गया था, उस वक्त मेरे स्क्रीन पे आया था HDFC बैंक, फिर मेरे स्क्रीन पे आया एक्सिस बैंक जो कि आज एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। और देखिए एक्सिस बैंक का ये पुल बैक बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट से आ रहा है। निफ्टी बैंक खड़ा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 300.2 पर मनोज, और आज एक्सिस बैंक का जो लो है दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या एक
काफ़ी स्थिरता और उसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, उसके बाद पेन 100 डेमा पे ये अनुज फैक्टर इन कर चुका है क्या? और ये आज इसका 100 डेमा से एक डिफरेंशियल मेंटेन करना, 50,000 को रिस्पेक्ट देना, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगले 1-2 दिन में काम कर सकता है क्या? बिल्कुल। और बिल्कुल देखिए, कल वीकली चार्ट पूरा हो जाएगा इसका, और आप एक बार वीकली चार्ट ड्रॉ करिए एक बार, और आप खुद इसको नोटिस करेंगे ना सिर्फ ये 100 डेमा है, बट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर है ये इंडेक्स। और पिछली बार जब इसने 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था, एक्चुअली पूरे ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखें जो शुरू हुई थी 22 जनवरी 2024 से, 22 जनवरी 2024 से अगर आप इसको वीकली ट्रेंड पे देखेंगे बैंक निफ्टी को, हर बार 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इसने सपोर्ट लिया है। एक बार बस वो जो इलेक्शन वर्डिक्ट वाला दिन था, उस दिन का आपको बार थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा, लेकिन वो भी जब तक वीकली चार्ट पूरा हुआ था वो सपोर्ट ले चुका था वहां पर। तो ये आई थिंक कुछ हद तक इंडिकेशन दे रहा है। अभी भी वीकली बार नेगेटिव है, लेकिन अगर ये बाय चांस कल और पॉजिटिव आ जाए और वीक टू डेट पॉजिटिव आ जाए, तो आई थिंक ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कि जो आपका सबसे बड़ा इंडेक्स है, अगर वो वहां से फिर चलने को तैयार हो जाए जो उसने पिछले 6 महीने में किया है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो वो मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए कि एटलीस्ट एक सेक्टर चलने को तैयार है। अगर एटलीस्ट एक सेक्टर आपको ड्रैग कर रहा है, जो कि आईटी है। जी हाँ, और जो उन्होंने वीकली चार्ट का उल्लेख किया यहाँ पर, वीकली चार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जाके जाइए और 2 मई से लेकर 2 मार्च से लेकर रीड करिए। शिल्पा जी, आपका टेक क्या है इस पे? अब HDFC बैंक का ये पुल बैक, आज एक्सिस बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक का, अगर आपको भी प्रीएम्प्ट करना हो इस बात को लेकर कि भाई बैंक्स इस पुल बैक को सबसे पहले आई थिंक जनरेट करेंगे इस ट्रैजेक्टरी से, आप किस स्टॉक को पिक करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक्सेस डेफिनेटली एक अच्छा खासा चॉइस है। अगर आप देखेंगे 1120 का एक अच्छा खासा बेस है, तो और वेरी नियर टू द प्राइस नाउ, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बहुत फेवरेबल है। आप 1120 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक में भी लॉन्ग रह सकते हैं। टारगेट्स ऑफ 1185 से लेके 1200 1220 भी आपको आते हुए मिलेंगे। द कंडीशन दैट कि बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी टाइम रेस्ट कर रहा है और यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव, तो इसमें ये बैंक्स जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया या एक्सिस हो गया, इनमें आपको अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। ओके, तो बैंकों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ और इसीलिए वो निफ्टी बैंक भी आज मोमेंटम में अब 140.2 पर। चलिए, अब बाजार के आगे नजर किस पर रहेगी? निफ्टी और MSCI में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उस पर अब मार्केट अपनी नजरें बनाए बैठा है। अब किस तरह का मूव देखने को मिलेगा, किस तरह का फंड फ्लो आएगा, यतन हमारे साथ है सब डेटा के साथ। यतन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, सबसे पहले जो हमने ये एस्टिमेट्स लिए हैं वो एंटिक और नुआमा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से लिए हैं, और जो निफ्टी के बदलाव होने वाले हैं उसकी अनाउंसमेंट मिड अगस्त के बाद कभी भी आती है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए 15 अगस्त के बाद या नेक्स्ट वीक कभी भी यहाँ ऐलान हो सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। निफ्टी 50 में लगभग अब तय हो चुका है कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंट, ये दोनों स्टॉक्स एंटर करेंगे, और 2 स्टॉक्स जो बाहर जाएंगे निफ्टी 50 में वो है LTIMindtree और दिवीज लेबोरेटरीज। फ्लोज की बात करें तो जो ट्रेंट में एक्सपेक्टेशन है लगभग $500 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है, और BEL में लगभग $440 मिलियन के आसपास की खरीदारी आ सकती है, तो यानी लगभग मान के चल सकते हैं 3,500 से 4,000 करोड़ तक के फ्लोज इन दोनों स्टॉक्स में आते हुए नजर पड़ेंगे, क्योंकि निफ्टी के जो ETFs हैं और जो बेंचमार्क्ड फंड्स हैं वो यहाँ ये बदलाव करेंगे। सामने LTIMindtree और दिवीज में 200 से 250 मिलियन डॉलर्स के आसपास की सेलिंग जो आपके स्क्रीन पे फिगर आ रहा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। MSCI भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगस्त 13 को आपको ये लिस्ट आती हुई नजर पड़ेगी। अगस्त का रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर हम टॉप 5 चेंजेस की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबेरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स को शामिल किया जा सकता है MSCI के इंडेक्स में। ये मेन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जो ग्लोबल इंडेक्स है, और ये सभी स्टॉक्स में आप लगभग 150 से 270 मिलियन डॉलर्स के आसपास की खरीदारी देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है इस रिव्यू में, मोस्ट प्रोबेबली HDFC बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ जाएगा, और इस वेटेज के बढ़ने के कारण लगभग 3-3.25 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की खरीदारी आप HDFC बैंक में भी देख सकते हैं। तो ये 5-6 स्टॉक जो है MSCI के एंगल से वो नज़र पे रहेंगे, क्योंकि 13 अगस्त को ये अनाउंसमेंट होगा
और 30 अगस्त को ये आपको रिबैलेंसिंग होती हुई नजर पड़ेगी। निफ्टी का जहां तक कि सवाल है 15 अगस्त के बाद कभी भी अनाउंसमेंट आ सकती है और सितंबर 30 तारीख को ये बदलाव लागू होंगे। यानी कि अगला हफ्ता इस बड़ा एक्शन वाला होने वाला है जब ये अनाउंसमेंट आने की तैयारी है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। अच्छा, LTI माइंट्री एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा डर अभी से बैठने लगा है। करीब 3-3.5% के नुकसान पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अमित, क्या मंदी का सौदा खोलने की जरूरत है इस समय LTI में? जी मैम, डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक यहाँ नजर आ रहा है। 3.5% स्टॉक डाउन है, बट हैविंग सेड दैट इसका लगभग 52-50 के आसपास एक 200 डे एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट आता है। तो वहां तक एक बार वेट करिए। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती है। हो सकता है आज एक नीजक रिएक्शन है। सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर 200 डेमा। वहां मैं देखना चाहूंगा कि होल्ड करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। और एक्चुअली हर्षदा, लोग नॉर्मली ऐसे में ना पेयर ट्रेड्स बनाते हैं कि BEL और ट्रेंड को लॉन्ग करेंगे और LTI माइंट्री और डिवीज को शॉर्ट करेंगे। अब जिस दिन ये एक्चुअल अनाउंसमेंट आ जाएगी उस दिन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट डिवीज में तो बॉटम लगेगा, क्योंकि डिवीज वैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है। LTI माइंट्री में बॉटम लगेगा या नहीं बहुत कुछ सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अच्छे चांसेस हैं कि LTI माइंट्री में भी एक बार के लिए बॉटम लग जाए, क्योंकि वो अनाउंसमेंट के बाद नॉर्मली जब भी स्टॉक्स को इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है ना, वो कोइंसाइड करता है उनकी खुद की बॉटमिंग आउट प्रोसेस से। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेंड और BEL मुझे लग रहा है यहाँ पर हो सकता है कि तेजी कंटिन्यू करे, ये पॉसिबल है। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा ट्रेंड के नंबर्स पर भी। लेकिन एक अच्छी चीज हो रही है मार्केट में, थोड़ा मार्केट ब्रॉडन हो रहा है। रिटेल स्टॉक का आना मेरे ख्याल से आगे जाते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे इंडिगो जैसा स्टॉक इंडेक्स में आए, और आगे जाते हुए शायद होपफुली कभी आगे जाके इंडियन होटल्स आए, शायद हेवेल्स, पॉलीकैब, इस तरीके के स्टॉक्स आए थोड़ा सा इंडेक्स में। ये थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा कि अगर इस तरीके की चीजें हो जाएं तो रियल एस्टेट से एक दो स्टॉक्स इंडेक्स में आए, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो वापस इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स की तरफ आए तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ट्रेंड आता है और ये BEL आएगा तो ऑब्वियसली डिफेंस को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज होगी। आगे जाते हुए हो सकता है अगर रेलवे स्टॉक भी आ जाए मार्केट में, निफ्टी में, तो चेंजेस तो होंगे निफ्टी में, काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। जी हाँ, वैसे एक काम करते हैं, इस मोड पर एक ब्रेक लेंगे और क्योंकि ट्रेंड हमने मेंशन किया तो ट्रेंड की ही बात आगे भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, कल ट्रेंड के नंबर्स आएंगे, इसके साथ सीमेंस, बर्जर पेंट, जुबिलेंट फूड के साथ 7 वायदा कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं और ऑफ कोर्स ग्रासिम भी अपने नतीजे पेश करेगा। तो इस पर हमारी रिसर्च टीम भी जुड़ेगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। स्क्रीन आपके सामने लेकर आएंगे। 54 अंक ऊपर निफ्टी बैंक। निफ्टी दिन भर जूझ रहा है वो 150 पॉइंट के दबाव के साथ, और मिड कैप्स में भी अब हम देख रहे हैं करीब 70-75 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। एक स्टॉक जो 2 दफा मेंशन हुआ है ब्रेक से पहले वो है ट्रेंड के नतीजे कल आने वाले हैं। ग्रासिम के भी नंबर्स आएंगे। सीमेंस, बर्जर पेंट, ये सारी कंपनियां हैं जो अपने कल नतीजे पेश करने वाली हैं। जुबिलेंट फूड भी इस लिस्ट में शामिल है। हमारे साथ सुमित है पहले, तो सुमित के पास जाएंगे। और सुमित, क्योंकि हम ट्रेंड 3 दफा कह चुके हैं, तो ट्रेंड से क्या एक्सपेक्टेड है बताइए। जुबिलेंट, ट्रेंड, इवन मतलब कुछ हद तक सीमेंट स्पेस भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेंड के नंबर के साथ। और ट्रेंड आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले क्वार्टर में भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी, लास्ट ईयर ही बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए इनके आउट परफॉर्मेंस के बेस के सामने नंबर आने और वो भी अच्छे आने हैं। 48% के आसपास के एक रेवेन्यू में बढ़त और 146% की पैट में उछाल। लो बेस का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल आइटम था, लास्ट ईयर में भी लो बेस था। 14.5% के आसपास के मार्जिन के सामने 15-15.5% मार्जिन, और EBITDA भी करीब 365 करोड़ रुपए के सामने 581 करोड़ रुपए। तो YOY बेसिस पे एक अच्छे नंबर। तिमाही आधार पर भी नंबर्स काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। पिछली तिमाही में 543 करोड़ रुपए के आसपास का एक एक्सेप्शनल आइटम था। अगर उसको आप एडजस्ट भी कर देंगे तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है और एडजस्टेड नंबर भी काफ़ी अच्छा आने का अनुमान है।
ट्रिपल एसजी ग्रोथ एक अच्छी रहेगी और स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट का इम्पैक्ट रेवेन्यूज पर रहेगा, इसलिए 48% की बढ़त की बातचीत है। वेस्ट साइड के कारोबार में 19% की ग्रोथ। जो इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है ज़ूडियो, करीब 72 से 73% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर आने की बातचीत है। 5 स्टोर वेस्ट साइड के एडिशन, 45 स्टोर ज़ूडियो के एडिशन, जो ये ऑलरेडी मेंशन भी कर चुके हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने वाई बेसिस पे बीटा फ्लैटिश साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक अच्छे नंबर का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक्सपेंशन प्लान और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको लेकर क्या आउटलुक है, इन चीज़ों पर बाजार नजर रखेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और स्पेशली ज़ूडियो कितना अट्रैक्शन लाएगा उस पर बाजार अपना वर्डिक्ट देगा। अमित से हम एलटीआई की बात करें तो रुचित के पास में चलती हूँ। रुचित बताइए, ट्रेंड में कंसिडरिंग कल नतीजे हैं, उस इवेंट से पहले आज की तेजी कल में कैरी करनी है और नया ट्रेड लेना है या नहीं? नया ट्रेड लेने की आशा जी सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्विंग लो बना है स्टॉक में 5200 का है, तो स्टॉप लॉस फ्रेश ट्रेड्स के लिए 5200 के नीचे आ रहे। सो कंपेयर टू जो ऊपर रेजिस्टेंस है 5900 6000 की रेंज में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश ट्रेड्स के लिए तो फेवरेबल नहीं है। बट यस, डेफिनेटली एग्जिस्टिंग ट्रेड अगर हो तो वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 5900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये बात हुई ट्रेंड की। सुमित, बाकी नंबर्स स्पेशली सीमेंट साइड पर ग्रासिम? देखिए, ग्रासिम केस में जो नंबर्स हैं उनमें भी कुछ हद तक एडजस्टमेंट है, तो उसको भी ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 771 करोड़ रुपए के आसपास का एक एडजस्टमेंट था, इस वजह से नंबर्स आपको थोड़े अजीब से दिखेंगे। लेकिन वाई बेसिस पे मुनाफा 72% टूटने का अनुमान है, बिक्री करीब 11% बढ़ने का अनुमान, क्योंकि वॉल्यूम का नंबर बेटर है। लेकिन मार्जिन करीब 3% का डिक्लाइन और मुनाफे में करीब 70-72% डिस्काउंट, क्योंकि वहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट था। तो ये दोनों एडजस्टमेंट की वजह से आपको नंबर्स थोड़े से अलग से दिखेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 15% के आसपास का ड्रॉप और अदरवाइज ही मार्जिन में थोड़ा सा स्लगिश नंबर आएगा। क्यू ऑन क्यू नंबर हालांकि इनके थोड़े बेटर रहेंगे वाई के सामने, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे आ सकते हैं। VSF केमिकल कारोबार का जो वॉल्यूम है वो करीब 5 से 6% के आसपास बढ़ेगा, इसलिए आपको रेवेन्यूज में एक जंप दिखाई पड़ रहा है। EBITDA VSF सेगमेंट की करीब 22% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। केमिकल सेगमेंट में करीब 17% का डिक्लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3-3.5% के आसपास गिर सकते हैं, इसीलिए 13-13.5% के आसपास ओपीएम आने का अनुमान है। स्टैंड लोन EBITDA करीब 15% वाई बेसिस पे गिरेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 2.5% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हैं इनपुट कॉस्ट की वजह से। फिर अदरवाइज क्योंकि पेंट कारोबार को लेकर एक्सपेंशन है तो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च भी है, और वो बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्च कुछ हद तक इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल इनकी कमेंट्री खासतौर से पेंट कारोबार को लेके, VSF कारोबार को लेके, केमिकल की प्राइसिंग को लेके, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर लॉन्चेस को लेकर, ये चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर इस समय एक बड़े केपेक्स का आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो पार्ट बहुत क्रूशियली बाजार वॉच करेगा। जी हाँ, ग्रासिम के नंबर्स, और याद रखिएगा ग्रासिम बीते 1-1.25 साल के सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। ज़रा प्लीज़ चार्ट रखिएगा। और इवन आप याद रखिएगा, इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन बाजार गिरा था, सब कुछ गिरा, ये भी गिरा, बट रिकवरी इतनी फास्ट थी कि पूछे मत, बहुत पेसी रिकवरी थी। बट ये शायद सबसे चैलेंजिंग फेज़ है ग्रासिम का बीते 1-1.5 साल का, शिल्पा जी। और वो एवरेजेस, वो वॉल्यूम्स, वो ऑप्शंस की प्लेसमेंट, फ्यूचर्स की शॉर्टिंग, और अब कहीं ना कहीं 100 DMA की तरफ बढ़ता हुआ। आपने शॉर्ट कॉल लिया था क्या इस पे, और अभी आपका टेक्निकल व्यू क्या है? और अगर नंबर्स थोड़े से और वीक रहे या फिर वीक रहे तो क्या एक बार के लिए 100 DMA भी यहाँ सरेंडर हो सकता है? आपका व्यू? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2620 पे एक रेजिस्टेंस था जहां से हमने इसमें सेल कॉल इनिशिएट किया हुआ था अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2480 तक का तो एक स्कोप है जहां पे मुझे लगता है कि ग्रासिम एक बार जा सकता है, और अगर उसके नीचे रहता है तो 2420 2400 के भी लेवल्स आ जाएंगे। तो फॉर नाउ इफ एनीबडी इज सेलिंग ऑलरेडी तो आप एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। मुझे लगता है 2480 एक टारगेट आपको आते हुए मिलेगा। ओके, ये फिलहाल ग्रासिम पर एक व्यू, लेकिन आई थिंक सीमेंस और बर्जर पेंट्स, सीमेंस आपके पास है। तो सीमेंस के केस में देखिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल गुड्स में ABB के नंबर जो बाजार अनुमान लगा रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, दूसरी तरफ सीमेंस यहाँ पर भी नंबर्स बहुत अच्छे रहने का अनुमान है। इनका Q3 आएगा, पहली चीज़ Q3 FY25 का नंबर है, और जो सेल्स है वो 5,994 करोड़ रुपए आएगी, 23% की बढ़त। EBITDA करीब 55% के आसपास बढ़ने का अनुमान। मार्जिन
3% का एक्सपेंशन वहाँ देखेंगे और मुनाफा भी 60% के आसपास बढ़ने का अनुमान YOY बेसिस पर रहेगा। 23% क्योंकि अच्छा एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर बुक काफ़ी साउंड है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक ऑपरेटिंग लीवरेज का हेल्प और साथ साथ बेटर प्राइसिंग प्लस हाई मार्जिन के ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर रहेगा, जिसलिए 3-3.5% की बढ़त रहेगी। मार्जिन, एग्जीक्यूशन का पार्ट, लोकोमोटिव के ऑर्डर्स, नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, साथ ही साथ हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है, लेकिन एक अच्छे नंबर सीमेंस के लिए बाजार अनुमान लाकर चल रहा है। और ये वैसे भी कैपिटल गुड्स स्पेस में लास्ट क्वार्टर का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस क्वार्टर में भी कई कंपनियों के नंबर बहुत अच्छे हैं, तो लेट्स सी कैसे यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो ये बात सीमेंस की हुई। अब रुक करेंगे जुबिलेंट फूड और बर्जर पेंट्स का, लेकिन दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बर्जर पेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, करीब 3% नीचे, और जुबिलेंट फूड जो पिछले महीने एक आउट परफॉर्मर था, आज नंबर से पहले थोड़ा सा शांत है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट इन दो कंजम्पशन कंपनियों से? कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, बताइए। सबसे पहले अगर जुबिलेंट फूडवर्क की बात करी जाए तो नेट सेल्स में हमें करीबन 8.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके पीछे का मेजर कारण है स्टोर एडिशन। एबिटा की बात करी जाए या फिर पैट की बात करी जाए, दोनों ही कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इन सप्लाई चेन और साथ ही साथ न्यू ब्रांड का एडिशन। LFL में हमें क्वार्टर एक्सपेक्ट है 2.5% का इंप्रूवमेंट, और साथ ही साथ उम्मीदें ये जताई जा रही है कि आने वाले क्वार्टर में जो डोमिनोज है वो अपने 45 स्टोर और भी ऐड करने वाला है। तो ओवरऑल हमें जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फ्लैट देखने को मिल सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के। और बर्जर पेंट्स? हाँ जी, बर्जर पेंट्स की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन हायर बेस के चलते जो साल दर साल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हमें फ्लैट नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बेनिंग प्राइस टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसके सॉफ्ट होने की वजह से जो मार्जिन्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5% बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और ये भी उम्मीदें जताई जा रही है कि डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट के सेगमेंट में ये आगे आने वाले टाइम पे मार्केट लीडर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ 10% और वैल्यू ग्रोथ 3% बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है, लेकिन ये अपने शॉर्ट टर्म गाइडेंस से कहीं ना कहीं शॉर्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। नेट नेट अगर हम माने तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में हमें अप्रॉक्सीमेटली 4% का अपसाइड देखने को मिल सकता है साल दर साल। एबिटा हमें 0.9% कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। पैट में हमें 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का मेजर रीजन हमने बता ही दिया है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो सॉफ्ट हुआ है, लेकिन हायर बेस के चलते ये हमें साल दर साल में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये एक अच्छा पॉजिटिव नंबर बन के सामने आ सकता है। और गाइडेंस जो दी गई है आने वाले टाइम पे एबिटा के लिए वो 15 से 17% की दी गई है। तो ओवरऑल हम रिजल्ट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं फ्लैटिश नंबर। ओके कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ नंबर्स जहाँ हम कल के नंबर्स पर नजर रखने वाले। चलिए अब हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी मार्केट को लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून। मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा प्रेशर IT स्टॉक्स पर है, गिवन जो US में हो रहा है उस चीज को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था करीब 4-5 महीने पहले तक, 4-5 महीने से। सही बात है अनुज, पिछले कुछ महीने से IT बेहतर कर रहा है, लेकिन वो शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी सेक्टर इतने तेजी से बढ़ चुके थे और IT में उतनी बढ़त नहीं आई थी। मैंने कई बार ये दोहराया है कि अभी भी IT में उतनी बढ़त दिखने की संभावना कम लगती है मुझे, क्योंकि US मार्केट जो है अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर पोजीशन में नहीं है कि आपको ऑर्डर बुक बढ़ा के दे सके। और अगर वहां पर रिसेशन जिसकी संभावना अभी फिर से सामने आना शुरू हो गई है, अगर कुछ स्लो डाउन होता है वहां पे GDP का, तो उसमें भी और भी जो है ऑर्डर डिले रहेगा। तो और इसके पश्चात अगर आप देखें उनके जो वैल्यूएशंस हैं कंपनी के, वो थोड़ा अपने हिस्टोरिक लेवल से और ग्रोथ के को ध्यान रखते हुए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका बेस्ट केस ग्रोथ ये है कि आपको अर्ली टीन्स में आपको ग्रोथ नजर आएगा, और जो बॉटम लाइन और जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी 25 to 30 टाइम्स है फ्रंट लाइन कंपनीज के लिए। तो बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रहा है मुझे IT में, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर को मानते हुए लोग उसमें शायद इस वक्त निवेश कर रहे हैं। बाकी सेक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं उनके रिलेटिव। अच्छा आनंद जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से।
अभी सर आपको क्या लग रहा है, जो लास्ट वीक से अनवाइंडिंग एफआईएस की शुरू हुई, उनकी तरफ से काफ़ी शॉर्टिंग इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग, कैश की सप्लाई, ये जो येन कैरी ट्रेड्स के अनवाइंडिंग का क्रम वर्ल्ड वाइड है, ये प्राइस डैमेज अभी हमें और कहाँ तक ले जा सकता है? अभी कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप नीचे की तरफ? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कहाँ तक नीचे जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ पे भी आपको येन कैरी ट्रेड दिखा था वहां पर ऑब्वियसली अनवाइंडिंग होगी। और जब तक जब जापानीज सेंट्रल बैंक का रवैया चेंज नहीं हो जाता है या वो वहां पे कुछ वापस कटौती करना नहीं शुरू हो सकते हैं, जहां तक जीरो इंटरेस्ट का सवाल है, आप जीरो इंटरेस्ट से बोरो करके बाहर कहीं भी निवेश कर रहे थे और उसके साथ साथ येन भी डिप्रिशिएट कर रहा था, तो दोनों तरफ से आपको फायदा हो रहा था। अब येन भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखने लगा डॉलर के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ ब्याज की दरें भी थोड़ा बढ़ गई हैं। ऑब्वियसली ये कैरी ट्रेड जो है वापस अनवाइंड होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यही एक रीजन रहेगा मार्केट का नीचे आने का। मार्केट को अभी जिस तरह से ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों इतने तेजी से चढ़ चुके हैं और इतने लेवल पे हैं कि इस वक्त कहीं भी आपको ग्रोथ का डिसरप्शन नजर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अब जैसे इंडिया में देख रहे हैं, फिलहाल जो है आपका ग्रोथ की भी स्लो डाउन दिखना शुरू हो गए प्रॉफिट्स में। इस तिमाही के और इस साल के जो एस्टिमेट्स हैं वो पिछले साल से काफी हद तक कम है। ओवरऑल ग्रोथ में शायद सिंगल डिजिट ओवरऑल ग्रोथ आएगा आपको, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्यों मार्केट जो है बाइस टाइम ट्रेडिंग कर रहा है। तो सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और इसके साथ साथ वैल्यूएशन हाई है, और इकोनॉमी जो है ग्लोबली एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो इस वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है बाजार में। आनंद, आप बैंक्स और एनबीएफसीज पर किस तरह की अप्रोच रखेंगे? क्योंकि बैंक्स के लिए एक चिंता बार बार उभर कर आ रही है कि डिपॉजिट्स में जो पहले पैसा लगता था वो ऑफ कोर्स दूसरे ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में जा रहा है, और ये एक दफा नहीं 2 दफा आरबीआई गवर्नर ने खुद इसको मेंशन किया है। अब इस तरह की सिचुएशन में अगर इनको अपने बिजनेस को वाकई में बढ़ाना है, दिक्कत यही आती है कि आगे जाकर क्या लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी अगर वो डिपॉजिट फ्लो नहीं आएगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर मैटर पर, और लार्जली इस ऐसे एनवायरनमेंट में फिर बैंक्स के लिए आगे की अर्निंग्स क्या साबित करेंगी? देखिए, इस वक्त क्रेडिट ग्रोथ जरूर तेज है, लेकिन आप देखें कहाँ पे क्रेडिट जा रही है। अगर आपका इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, जैसे कि संभावना नजर आने लगी है, ऐसा नहीं है कि कैपेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट ही बोरो कर रही है, गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट ज्यादा है इस वक्त। कंज्यूमर से क्षेत्र में अभी तक ज्यादातर अर्बन एरिया में ग्रोथ थी। ऑलरेडी इंडेटेडनेस जो है कंज्यूमर एरिया में काफी हद तक बढ़ चुकी है। आपने देखा क्रेडिट कार्ड डेट अभी सबसे हाई लेवल पे चल रहा है इस वक्त। तो ओवरऑल अगर आप ग्रोथ ऑफ क्रेडिट देखें तो इस वक्त बैंकों को भी थोड़ा सा स्लो डाउन करना जरूरी है, क्योंकि अभी उनका बैलेंस शीट साफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके एनपीए नहीं हो सकता है। तो उनको भी थोड़ा सा सख्ती बरतनी चाहिए अपना क्रेडिट जहां दे रहे हैं। जहां तक रही डिपॉजिट की बात, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या ज्यादा अट्रैक्टिव टर्म्स देने पड़ेंगे, तो कुछ हद तक मार्जिन रहेगा थोड़ा सा टाइट। तो इस वक्त ऐसे बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी लाइबिलिटी प्रोफाइल अच्छी हो और जहां पे उनके डिपॉजिट लेने की नेटवर्क जो है वो अच्छा तरह से काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एटसेट्रा उनके पास ठीक ठाक हो। इसीलिए वो वापस कुछ हद तक आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ही आपकी लायबिलिटी ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा तेजी से आती है। और जहां तक अब ओवरऑल स्प्रेड का सवाल है, आपने ऑलरेडी देखा इस बार एचडीएफसी बैंक ने फॉर एग्जांपल अपना क्रेडिट ग्रोथ जो है काफी स्लो डाउन कर दिया। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना क्रेडिट बुक जो है वो भी, स्पेशली कॉर्पोरेट क्रेडिट बुक, वो कुछ हद तक बेच भी दिया। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस होते रहेंगी, लेकिन इस वक्त यही एक क्षेत्र है जो अपने हिस्टोरिक लेवल से लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलें तो बैंकिंग क्षेत्र जो है वो फिर भी मेरे हिसाब से ज्यादा इन्वेस्टेबल है बनिस्बत बाकी क्षेत्र। आनंद, एक चीज इंटरेस्टिंग है कि अगर बीएफएसआई में एक स्पेस जिसने बहुत शानदार किया है वो है मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, ब्रोकरेजेस, डिपॉजिटरीज, अगर एक्सचेंजेस को भी इसमें जोड़ना चाहें, बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स।
क्या यहाँ पर एक बड़ी रैली जो रही है पिछले 1-1.5 साल में वो कंटिन्यू करेगी? देखिए अनुज, जैसे आपने भी देखा है कि जब बाजार तेज हो जाता है तो सारे वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर बाजार में मंदी आ जाती है तो सारे वॉल्यूम्स कम भी हो जाएंगे। तो ये जो है सिक्लिकल रहेगा। आपने ये समझ के चलना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड्स रहेगा, शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होते रहेंगे। तो जैसे आप मार्केट के लिए कहते हैं कि इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, उसी हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेशन इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। वहां पर कोई सवाल नहीं है कि और लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लोग आएंगे और निवेश करेंगे बाजार में, लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन गेम नहीं है। और रही बात जहां तक वैल्यूएशन की, मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ एसेट मैनेजमेंट से। एक ब्लैक रॉक जैसी कंपनी है जो $10.5 ट्रिलियन का AUM है और उसका वैल्यूएशन 1.13% है ऑफ AUM इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। वही HDFC बैंक का 90 बिलियन का AUM है और उसका मार्केट कैप 13.5% है ऑफ AUM। तो ये वैल्यूएशन गैप है आपका। HDFC AMC जितनी भी बढ़ जाए, सॉरी HDFC AMC की बात कर रहा था, वो आप जितनी भी बढ़ जाए वो इंडिया के GDP से ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रिलियंस में नहीं जा सकती है। ब्लैक रॉक ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, $10.5 ट्रिलियन का AUM है उनका। तो मतलब आप 10 गुना ज्यादा वैल्यू करना शुरू करेंगे कोई भी कंपनी को, तो ऊपर का जो कैप है वो थोड़ा सा वैल्यूएशन पर प्रभाव देना शुरू कर देगा। ऑलराइट, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं और BTST STBT ट्रेड करना शुरू करते हैं। शिल्पा जी क्या ट्रेड कैरी करेंगी? अनुज जी, BTST के लिए मैं सीमेंस पे थोड़ा मेरा ध्यान है। सीमेंस 6700 पे एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट बेस बन गया है। जब तक इसको ये होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसमें आप सॉरी टुवर्ड 6900 से 7000 के लिए भी आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, लिटिल मे बी नॉट एग्जैक्टली BTST कपल ऑफ डेज ट्रेड, लेकिन सीमेंस जैसे काउंटर के लिए मूव करना फॉर 200 पॉइंट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है सीमेंस कैन बी अ गुड BTST। ओके, तो सीमेंस पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। गाबा साहब आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज, ट्रेड करा है 1604 पर, स्टॉप लॉस होगा 1570 का, टारगेट 1700। भारत फोर्ज। ओके, भारत फौज आपका बाय है। अमित जी आपके ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेन जी, मेरा आज का ट्रेड रहेगा मॉर्निंग का ही टॉप कॉल ITC। बहुत अच्छे से ये होल्ड कर रहा है अपना 20 डेमा को और मुझे लगता है अगर मार्केट स्टेबलाइज करेंगी तो इट विल आउट परफॉर्म। और जिस हिसाब से आज ये प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि कल इसमें एक ट्रैक्शन आ सकता है। 494 के लगभग प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 488 का और टारगेट्स रहेंगे 505 एंड 510। ओके, तो ITC में एक मौका। रुचित आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिकवाली करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो कल के ट्रेडिंग सेशन में पुल बैक मूव आया था उसमें जो इसके मूविंग एवरेज हर्डल से वो क्रॉस नहीं किया और लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर आवरली चार्ट पे बना है। तो करंट लेवल्स पे 5930 के साथ में कोफोज में बिकवाली करे 5690 5700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, कोफोज सेल्फ ट्रेड है यहाँ पे। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरेन जी, अल्कम में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल इसके नंबर्स हर नंबर से पहले पोजीशनिंग इसकी काफी स्ट्रांग हो रखी है। आज वॉल्यूम के साथ इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदे बाई किया जा सकता है। 5600 पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, 5800 के पहले टारगेट और 5900 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हुए और एल्केम करीब 5678 पे आपका बाय ट्रेड है और निफ्टी अब 24,095 डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। अनुज, तो शायद अभी तक बहुत अच्छा नहीं है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, बट 24,000 स्क्रीन पे अभी भी सिक्योर है। अनुज, अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पे? और निफ्टी IT ने ये पूरा का पूरा आज का जो सेटअप था उसको कोलैप्स किया, क्या करें आप कल के लिए? देखिए वीरू, अब हो क्या रहा है ना, कल इसी टाइम पे हम बात कर रहे थे कि कितनी शानदार क्लोज है मार्केट के लिए, डे हाई पर बंद हो रहा है, डबल सेंचुरी गेंस लगाए हैं। आज एग्जैक्ट उसका रिवर्स है, आज हम एग्जैक्ट लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। अब हो सकता है कि कल जिन्होंने लॉन्ग ट्रेड कैरी किया वो फंस गए, आज हो सकता है जो शॉर्ट ट्रेड कैरी करेगा वो फंस जाएगा।
ये मार्केट असेंशली अब एक नो ट्रेड जोन में है, नो मैंस लैंड जिसे मैं कहता हूँ, एक उस तरीके की ट्रेड में है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए आप इस मार्केट में थोड़ा सा न्यूट्रल रहें, क्योंकि कुछ पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं है। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके लिए न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। इंट्राडे में मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है दोनों साइड पर। और एक और चीज, ये मार्केट ट्रैप कर रहा है, जैसे मैंने कहा कल लॉन्ग्स को ट्रैप किया, हो सकता है आज शॉर्ट्स को ट्रैप कर दे। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आने देते हैं ग्लोबल मार्केट से, उसके बाद एक व्यू लेंगे। इन सब के बीच में एक अच्छी चीज हो रही है, बैंक निफ्टी ने साइन दिए हैं बॉटम के। बैंक निफ्टी आज भी देखिए 50,100 के ऊपर ही बंद हो रहा है। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ये भी थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का क्लोज उतना खराब नहीं है जितना निफ्टी का है। तो उस हिसाब से ये एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन निफ्टी आईटी ब्रेकडाउन कर रहा है, खासतौर से इन्फोसिस। इसको स्टेबल होना पड़ेगा, इसको रुकना पड़ेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि चले, लेकिन एटलीस्ट गिरना बंद कर दे तो वो एक पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी के लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि कोई पोजीशन ना कैरी करें, कल एक फ्रेश व्यू लेंगे। जी और अनुज की पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी जो है वो स्क्रीन पे लिखी हुई है। थोड़ा देर इसको रखने दीजिएगा क्योंकि ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी, पर एक मोर और लेस अप्रोच ये है कि हम कोई शॉर्ट या फिर लॉन्ग ट्रेड कैरी नहीं कैरी करेंगे। बेटर है एक तो ये नो ट्रेड जोन है, और इंडेक्स पे आप एक डे ट्रेड अप्रोच लें, उसी को दिन भर में निपटाएं, कुछ लेके ना जाएं। सेटअप निफ्टी बैंक का स्लाइटली पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव अगर आप देखें रुझान थोड़ा सा निफ्टी बैंक मिला है, बट निफ्टी आईटी का जो सेटअप है वो क्लियरली नेगेटिव है। यतिन के पास चलते हैं। अब आज डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं उससे बात करने के लिए। यतिन, क्या कर रहे हैं डीलर्स इस वक्त? शॉर्टिंग पे फोकस है या फिर बाय एंड डिप्स? और आज के दो स्टॉक्स बायस तो पॉजिटिव ही है और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें चल रही हैं वीरू। और एक स्टॉक जो आज फोकस में है वो है मदरसन संवर्धना, और यहाँ डीलर्स जो है BTHT की सलाह दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 186 188 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें, और ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि एप्पल के साथ ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू करेंगे, उनके वेंडर्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके पहले स्टॉक में थोड़ा बहुत बिल्डअप देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, उसके पहले लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और SBI लाइफ काफ़ी अच्छे यहाँ डोमेस्टिक फ्लोज दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे HNIs भी खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली न्यूज़ भी है, CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव की लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे कहीं ना कहीं GST कम करने की बात हो रही है, तो ऐसे भी जो है सेक्टर बजिंग है। और SBI लाइफ ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को 1750 1775 तक के पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल ट्रेड्स जो इस समय आइडेंटिफाई किए गए, और सुबह से इनफैक्ट ये सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां या जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वो आपके सामने SBI लाइफ। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जो आखिरी आधे घंटे में हमने देखा है, थोड़ा सा मूड माहौल के मद्देनजर पोजीशंस बनी है। आज सुबह से मेटल कंपनियों में भी वीकनेस है, लेकिन JSW स्टील स्क्रीन पर रखिएगा 2.5% नीचे जाते जाते यहाँ पर पोजीशंस और कमजोरी की ही जुड़ी है। मेटल इंडेक्स आई थिंक डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ, जो इस समय नया प्रेशर आया है मार्केट में, और 24,100 के नीचे हम जो ट्रेड देख रहे हैं। शिल्पा जी, ये JSW टाटा स्टील अगर वीकर ग्राउंड पर है तो क्या मंदी खोलनी चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाटा स्टील भी एक ब्रेकडाउन दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो JSW स्टील में भी एक ब्रेकडाउन आया है। 880 के नीचे JSW स्टील और ज्यादा वीक हो जाएगा फॉर टारगेट्स ऑफ 860 to 845। वहीं पे टाटा स्टील बिलो 150 आपको टूवर्ड्स 137 से 135 के लेवल्स के लिए डाउनसाइड प्ले करते हुए दिखेगा। तो ये देखिए 132 तक टाटा स्टील, JSW स्टील में भी वीकनेस। आप स्क्रीन पर NTPC लेकर आइएगा, ये भी टॉप लूजर में है, और यहाँ पर शार्प कट्स आ रहे हैं इन स्टॉक्स में। इनफैक्ट NTPC देखिए वो शार्प कट दिखा रहा है, एशियन पेंट में वो शार्प कट आया है, इन्फोसिस में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। लेकिन आशीष बहेती, पहले NTPC 406 पर यहाँ पर भी क्या आपको लग रहा है, और बिकवाली की पोजीशन कल के लिए काम करेगी या फिर आप कुछ टाइम देना चाहेंगे इसे? जी हर्षदा मैम, गिरावट बढ़ रही है यहाँ पे, और जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से ये पिछले 2 दिनों से गिर रहा है, हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। स्टॉक शायद 400 का जो जोन है वहां तक टच कर सकता है, तो शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 410 का एक SL मेंटेन करे, और 400 के पहले टारगेट के लिए इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, 400 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड। बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स में अब है,
इसने ओवरटेक किया बाकी सभी को, ये अचानक बिखर गया है। अमित, इस पर एक व्यू दीजिए 1533 पे। जी, ये स्टॉक वैसे भी वीक रहा है, इट हैज नॉट डन एनीथिंग, और जिस हिसाब से इसने अपना रीसेंट स्विंग अभी 1565 पे तोड़ा, यहाँ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक छोटे से स्टॉप लॉस 1548 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1510 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 1500। ओके, तो ये फिलहाल बजाज फिनसर्व। फटाफट से बैंक का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर आप गौर करिएगा, पीएनबी, बायोकॉन, बंधन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल बैंक का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 96%, 95% तक की पोजीशंस के साथ जीएनएफसी बैन में से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहां पर पोजीशंस कुछ कूल ऑफ होती जरूर दिखाई दी है। 81% के आसपास की पोजीशन आ चुकी है। लेकिन वीरू, अचानक हमने देखा है आखिरी 10-15 मिनटों में अब 200 पॉइंट का प्रेशर निफ्टी, मिड कैप में भी 250 पॉइंट तक की गिरावट देखी गई है, और निफ्टी बैंक जो पूरी कोशिश कर रहा था कि पॉजिटिव क्लोज दिखाए, वो भी मुश्किल लग रहा है, भले ही एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स ने साथ दिया हो। बिल्कुल हर्षदा, इवन आई थिंक निफ्टी, डॉक्टर साहब मेरा ऑडियो बंद कीजिएगा प्लीज़, कान में मेरा ऑडियो आ रहा है मेरा ही, डे लो की तरफ बढ़ते हुए हर्षदा। और अभी बस इस प्राइस में एक बात है कि आज की हम बच इसलिए गए क्योंकि एक्सपायरी थी, 24,100 की पुट बिकी हुई थी, अदरवाइज बाजार ने लेवल टू लेवल ट्रेड किया हर्षदा। कल का अगर आप सेटअप देखते तो 24,300, 400, 500 पे कॉल आउट थे, वहीं से सिंक हुआ 350 से, और एग्जैक्टली 24,100 की पुट बिकी हुई थी, और एग्जैक्टली उसी जोन पे आके टिक गया है। बट जैसे कि अभी अनुज भी कह रहे थे और मैं फिर कह रहा हूँ, निफ्टी आईटी हर्षदा हमारे लिए एक रिस्की सेटअप बन गया है। निफ्टी आईटी में मोर और लेस कल अगर एक गैप डाउन और हुआ तो फर्स्ट टाइम पोस्ट 7 जून एक नेगेटिव क्रॉसओवर डेवलप होगा बिटवीन 10-20, और अभी एज ऑफ नाउ इसमें करीब 37,600, 37,700 तक का अगर आप देखें डाउन साइड लग रहा है, जहां पे इसका 50 डे में प्लेस्ड है। तो रिस्क जो बढ़ रहा है वो निफ्टी आईटी के मद्देनजर। आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आएगी, देखिए कितनी खराब ब्रेथ है ये, और अभी भी हम इस सीरीज के बहुत अर्ली पार्ट में हैं। 20 लॉन्ग मात्र, 14 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 75, तो आप शॉर्टिंग और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, लॉन्ग अनवाइंडिंग 75 में। और मेरे ख्याल से कल जब हम एफआईएस के स्टैट्स देखेंगे तो फिर से नए कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कल से अपीयर होगा, उसमें आपको नजर आएगी काफ़ी शॉर्टिंग। एमआरएफ, एलकेएम, लूपिन, आईसीसी प्रू, मैक्स फाइनेंशियल्स, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। सेकंड प्लेट जो आएगी वो थी शॉर्ट कवरिंग की भारत फॉर्ज, इंडिया मार्ट, ट्रेंट, कोरोमंडल और एचडीएफसी लाइफ, जहाँ पे थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट बिल्डअप था। एलटीआई माइंट्री, मिड कैप आईटी में नालको, पिरामिड एंटरप्राइजेस, सेल और ग्रासिम का स्ट्रक्चर काफ़ी खराब हो चुका है, कल अर्निंग्स आनी है इसकी। और एक जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट्स आई थिंक लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उस स्लाइड में मेरे ख्याल से इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स और क्रूड के मद्देनजर आई मीन ये सेटअप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बाकी आईएक्स, टाटा पावर वीक हुआ, एंड सेम इस जगह इन्फोसिस 3% नीचे आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेकिन इस क्लोजिंग को देखने के लिए आइए चलते हैं हर्षदा के पास वॉल पे। हर्षदा, ओवर टू यू नाउ। शुक्रिया वीरू, आज थोड़ा सा टफ सेशन रहा है और आखिर में बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही, कंसिडरिंग कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पर हम जाकर क्लोज दिखा चुके हैं। आज फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वीकनेस रही उसी का दबाव आया और 200 पॉइंट की गिरावट पर निफ्टी 50 क्लोज की तैयारी करता हुआ। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की, लेकिन वो हो ना सका। आखिरी आधे घंटे में ये भी ड्रैग होता हुआ। आज का सबसे बड़ा जो कल्प्रिट रहा है वो लार्जली निफ्टी आईटी रहा है। करीब 800 अंकों की गिरावट, 2% गवा चुका है ये इंडेक्स आज के सेल साइड की पोजीशन में। मिड कैप्स में दबाव, स्मॉल कैप्स में दबाव, इसीलिए आप देख रहे हैं गिरावट आती हुई आपके एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। सेंसेक्स के लिए भी जाहिर तौर पर एक बुरा दिन। सेक्टोरली सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। आज आईटी सबसे वीक रहा है, ड्रैगर्स में शामिल ये। इसके साथ ही अगर आप गौर करेंगे मेटल्स में 150 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला। एफएमसीजी कंपनियां जो साथ दे रही थी और नॉर्मली ये डिफेंसिव काउंटर सपोर्ट के लिए आते हैं, आज इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। 306 अंकों की गिरावट यहां पर बनती दिखाई दी है। वहां कैपिटल गुड्स में भी वीकनेस, ऑयल एंड गैस में भी वीकनेस, ऑटो साइडवेज था, सीपीएसई इंडेक्स में भी हमने वीकनेस देखी है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव में रहने की, लेकिन फ्लैट क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है।
कुल मिलाकर आज के लिए सत्र नेगेटिव रहा है। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखा पोजीशंस कई सारे स्टॉक्स में बिकवाली की तरफ इंच होती हुई दिखाई दी है। LTI माइंडट्री अब आपको 4% नीचे दिखाई देगा। ग्रासिम कल नंबर से पहले 3.5% का नुकसान। एशियन पेंट्स आज 3% के नुकसान पर। इन्फोसिस के साथ साथ आप गौर करिएगा HCL टेक, LTI माइंडट्री हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, विप्रो, TCS, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली हैं। टेक्नोलॉजी की बात हमने की, लेकिन साथ ही मेटल्स में वीकनेस बढ़ती हुई। JSW स्टील और टाटा स्टील 2.5 और 2% नीचे हैं। तेजी में ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स रहा, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, सिप्ला, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेजी रही। निफ्टी बैंक नीचे आया, लेकिन HDFC बैंक अपने गेन्स को होल्ड कर पाने में कामयाब। ऑन द बेल 1% तक की गेन्स पर ये जाकर टिका है। तो आज की क्लोज आपकी स्क्रीन पर है 24,100 पर हम जाकर टिक रहे हैं। 197 अंकों का नुकसान इधर। निफ्टी बैंक एक फ्लैट क्लोज आपको दिखा रहा है, लेकिन आज देखिए जो बड़ी बिकवाली आई है वो लार्जली IT कंपनियों की तरफ से ही देखने को मिली है। वीरू, उपलब्धि यह है कि नहीं टूटा दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी पर 50, निफ्टी बैंक पर 100, और विफलता ये है कि एक बार फिर से निफ्टी बैंक, खैर निफ्टी बैंक तो फिर डेमा की ट्रेजेक्टरी में गया ही नहीं, बट निफ्टी ने एक अटैम्प्ट लिया था टू गिव अ स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक 20 डेमा, वो भी फेल हो गया। तो अभी भी हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में मेरे ख्याल से जा रहे हैं कल के सेशन में, और ऑप्शन राइटर्स के कंप्लीटली ग्रिप में। नीरज जी की टीम को देखते हैं, नीरज जी और आशीष की टीम्स, जिन्होंने आज सुबह आई थिंक जो स्टॉक्स पिक किए थे उनका रुझान क्या रहा। लेमन ट्री होटल्स को पिक किया था नीरज जी ने, आइए देखते हैं वहाँ पे क्या रुझान रहा। लगभग 10% नीचे रहा स्टॉक का। कोकादास एक्सपोर्ट्स, टाटा केमिकल और प्रोटीन ईगो, यहाँ पर लगभग 1.25% का स्विंग मिला। आशीष की टीम में आज BSE बाय था 8% ऊपर। TVS शीर्ष चक्र यहाँ पे करीब 6% का डाउन स्विंग मिला। गुजरात पे पावर पोर्ट्स में करीब 3% का, और जो आखिरी ट्रेड था वो GM फॉर्लर, यहाँ पे करीब 3% का डाउन स्विंग गया। बहुत चैलेंजिंग था ये हफ्ता, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल इसका भी अंत हो जाएगा, और तीनों ही इंडस्ट्रीज के लिए, निफ्टी, निफ्टी बैंक और निफ्टी IT के लिए वीकली चार्ट्स की फॉर्मेशन और कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को होल्ड करके हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। शुक्रवार है, शुक्र है, कल सुबह फिर इस पूरे पैनल की अनुज, मेरी, हर्षदा, नीरज जी और आशीष की सुबह मॉर्निंग कॉल में आपसे होगी मुलाकात। उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।